रिकॉर्डिंग मैसेज आप सबके पास गया कि नहीं? हाँ सर, स्टार्ट हुआ सर। ओके, ठीक है सर। गुड इवनिंग अगेन टू ऑल ऑफ यू सर। तो बेसिकली कंपनी लॉ क्लास है सर, तो कंपनी लॉ पढ़ेंगे। तो कंपनी लॉ में हम लोग डिटेल्स में जो बात अभी कर रहे हैं क्लास में, दैट इज़ कंपनी लॉ मीटिंग, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, प्रॉक्सी, वोटिंग। हाँ सर, अगर मैं चैप्टर वाइज बात करूँ कि ये जिस चैप्टर का पार्ट है, मतलब सेक्शन वाइज, दैट इज स्पेशली इन इंटरमीडिएट इन एग्जीक्यूटिव लेवल, दैट इज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन सिंपल वे में अगर समझा जाए तो हम लोग जिस पार्ट में करेंटली है सर, वो है कंपनी का जो एनुअल जनरल मीटिंग होता है, जिसमें कंपनी रेजोल्यूशंस लेते हैं, है ना सर? आप लोग जानते हो ये सब बारे में काफ़ी क्लासेस से चर्चा हो रहा है कि हम लोग बिजनेस करते हैं, कंपनी जो बिजनेस करता है उसके लिए कंपनी को हर साल मीटिंग करना पड़ता है। ऐसे तो मैं मीटिंग के बारे में डिटेल्स अभी तक बोला नहीं, बस इतना आप लोगों को बताया गया कि यस, कंपनी है, मीटिंग करते हैं। स्पेशली अगर स्टॉक मार्केट लिस्टेड है तो उसको तो और करना पड़ेगा। तो कंपनी में एनुअल जनरल मीटिंग होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होता है। मीटिंग करके क्या करते हैं सर कंपनी? सर कंपनी रिजोल्यूशन पास करते हैं। क्या पास करते हैं? मीटिंग में डिसीजंस लिया जाता है, बिजनेस डिस्कशन चलता है, बिजनेस डिस्कशन चलता है कि भाई हम लोग बिजनेस में आगे क्या करेंगे, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करेंगे, लॉस हो रहा है तो क्या करेंगे, अगर ना प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है ना लॉस ज़्यादा हो रहा है तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए। अकाउंट्स का जो डिस्कशन है, मतलब जो अकाउंटेंट, जो चार्टर्ड ने जो अकाउंट्स बना के रखते हैं, ऑडिटर जो ऑडिट करते हैं, तो ऑडिटर को किसको ऑडिट के लिए बुलाया जाए, किसको नहीं, किसको ऑडिटर को हटाया जाए, किसको नहीं। ठीक है, डायरेक्टर्स कौन है, क्या डायरेक्टर्स जो है उसी को रखा जाए या फिर डायरेक्टर चेंज कर दिया जाए। ऐसे अड्डा के बारे में चर्चा किया आप लोगों के साथ मैंने। दैट इज ऑर्डिनरी बिजनेस का जो पार्ट है, जिसको हम लोग अड्डा बोलते हैं प्यार से। याद है क्या अड्डा? क्या रे? यस सर। है ना? तो देर आर लॉट्स ऑफ काइंड, मतलब देर आर लॉट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हैपनिंग इन दी बिजनेस वर्ल्ड, जिसको हम लोग कंपनी लॉ के लैंग्वेज में कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ऐसे बोल सकते हैं कि इट्स लाइक ऑर्डिनरी बिजनेस या स्पेशल बिजनेस। अब ये सब बिजनेस ट्रांजैक्शंस या डीलिंग्स कहाँ होगा? मीटिंग में। हर कंपनी को मीटिंग करना पड़ता है सर, स्पेशली एजीएम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैंडेटरी है। तो आज का जो क्लास है, ये मैं कंटिन्यूएशन, जो लास्ट क्लास था उसी का कंटिन्यूएशन मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे लास्ट वीक हम लोगों ने वोटिंग स्टार्ट किया था, याद होगा आप लोगों को, मैंने कुछ क्लास क्वेश्चन एग्जाम्पल्स भी पढ़ाया था आप लोगों को कि जो कंपनी जो वोट कराते हैं, हाँ, आज ऐसे फीलिंग होगा आप लोगों को जैसे आप लोग इलेक्शन कमीशन का काम जानते हो हमारे देश में? जल्दी बताना, इलेक्शन कमीशन क्या करते हैं? इलेक्शन कमीशन वो बूथ वगैरह जो अरेंज करते हैं। हाँ वोट वगैरह जो अरेंज करते हैं, मतलब ये जो वोट नाम का जो एक बहुत बड़ा योग, मतलब क्या बोलूँ सर, जैसे कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है ऐसे इस तरह का। ठीक है, उसको पूरा मैनेज करना, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे देश में इलेक्शन कमीशंस होते हैं। स्पेशली देर आर टू काइंड्स ऑफ वोट, एक होता है लोकसभा और एक होता है विधानसभा। मतलब जब मुख्यमंत्री चुना जाता है दैट इज सीएम, एक होता है प्राइम मिनिस्टर का वोट, दैट इज प्रधानमंत्री का वोट होता है। तो सर हम लोग कंपनी लॉ में ये सब जानेंगे क्या? अरे नहीं नहीं, कंपनी लॉ में भी वोट होता है। ठीक है, और इसमें भी मीटिंग में वोट होगा। अब कितना तरह का वोट इधर होता है, जितना तरह का वोट आप लोग इलेक्शन कमीशन के केस में देखते हो ना, 4 तरह का। ऑलमोस्ट। हाँ वेरी गुड सर, 4 तरह का वोट होता है। वेरी गुड शिवम। तो उसी के बारे में चर्चा होगा, सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि वोट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या रूल्स है, कंपनी ने एक्ट ने क्या बताया, ये सब आप लोगों को एज ए चार्टर्ड, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए सच, मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट, यू मस्ट नो। और सबसे इंटरेस्टिंग खेल क्या है जानते हो? ये जो वोट को चलाने के लिए, जैसे इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत बड़ा स्क्रूटनी का मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, कि वोट ठीक ठाक से हो, इसका एक दायित्व दिया जाता है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है स्क्रूटिनी करने के लिए। ऐसा ही ये जो कंपनी लेवल में वोट होता है, इसका भी स्क्रूटिनी का कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज दिया जाता है। आप लोग बता सकते हो किसको दिया जाता है? वोट ठीक ठाक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है कंपनीज के केस में। किसको? कॉमन सेंस क्या लग रहा है? कभी कभी कॉमन सेंस बोर्ड ऑफ बहुत काम डायरेक्टर और करता है। चेयरमैन। अरे नहीं,
चार्टर्ड अकाउंटेंट, बाहर वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो कंपनी के अंदर का लोग हो गया बाहर वाले कोई, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, या फिर कोई एडवोकेट, ठीक है, जो आउटसाइडर्स हो, इनको कंपनी का जो बोर्ड चल रहा है उसको स्क्रूटनी करने के लिए रखा जाता है सर। बड़ा मज़ेदार पॉइंट है, डिस्कस करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो वोट होता है कंपनी के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग होता है, इसका क्या ज़रूरत है? क्या लगता है आप लोग, क्या बहुत ज़रूरी है एजीएम करना? अगर कभी कोई कंपनी एजीएम ना करे तो कोई कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा क्या? हाँ सर बताओ ना। अगर कोई कंपनी एजीएम ऑर्गेनाइज नहीं करता है, उसमें वोट वगैरह जो भी है नहीं होता है, या वोट का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करता है, तो कुछ गड़बड़ हो जाता है क्या? हाँ सर, शेयर होल्डर को पता कैसे चलेगा कि कंपनी में चल क्या रहा है? उनका पैसा लगा हुआ है, कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको बताना कि क्या कहाँ काम कैसे हो रहा है। समझ आ रहा है सर आप लोगों को शिवम ने जो बताया? যদি করাপশন হয় সেগুলো তো মানে ভোটিং করলে চেঞ্জের হবে, যদি করাপশন থাকে সেগুলো চেঞ্জ হবে, রিকভার করতে পারবে এক্সেট্রা, এগুলো এইসবের জন্য তো ভোটিংস এর দরকার। वेरी गुड सर, वेरी गुड। आप लोगों का आइडिया एकदम सही दिशा में जा रहा है, एकदम राइट डायरेक्शंस में हो आप लोग। एक काम करते हैं, आज का क्लास ना मैं स्टार्ट तो करूंगा, वोटिंग के बारे में बात करूंगा, बट एक रिसेंट घटना घटा है सर, एकदम हाल में हुआ है, ट्रेंडिंग है बिजनेस लॉ के अंदर, कंपनी लॉ के अंदर, तो वो चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ में। आज स्टार्ट करूंगा उसी से, पूरा केस बताऊंगा एक बार, ठीक है? उसके बाद हम लोग किताब में आएंगे और वहां से पढ़ेंगे। सर ऐसा क्यों? किताब ही पढ़ा दो ना। अरे किताब तो पढ़ना ही है, जिंदगी भर तो किताब ही पढ़ेंगे, लेकिन ये रियल केस के साथ किताब की का कुछ कनेक्शन है कि, मतलब रियल जो लाइफ है, रियलिटी के साथ किताब में जो पढ़ रहे हैं कुछ कनेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसा तो नहीं है ना कि किताब में कुछ पढ़ रहे हैं और रियल लाइफ में क्या है पता नहीं। तो पहले एक केस मुझे मिला है तभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? तो चलो मैं एक बार बात करता हूँ, समय नहीं गंवाना चाहिए। चलो तो ऐसे तो मैं बताऊंगा आप लोगों को आज वोट के अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में, रेजोल्यूशन तक पहुंचने का पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है? क्योंकि वोट होगा, रेजोल्यूशन होगा, मज़ा आ जाएगा सर, ठीक है? ऐसे वोट मैंने स्टार्ट कर दिया, आप लोगों में लास्ट दिन बता भी दिया था कि कितना तरह का वोटिंग होता है, सब मैं बताया था। लेकिन हाँ, ये सब अलग अलग वोटिंग सेगमेंट्स में 106 से लेके 109 ये जो सेक्शन है वोटिंग का, इसके अंदर ये वोट बाय शो ऑफ हैंड्स का क्या केस है, प्रॉक्सी के बारे में तो मैं लास्ट वीक बता दिया आप लोग, ठीक है? वोट बाय डिमांड ऑफ पोल, वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, वोट बाय पोस्टल बैलेट, ये जो 106 से लेके 109 या फिर 107, 108, 109, 110, ठीक है, डिफरेंट सेक्शंस है। जो सेक्शन कंपनी किस तरह से वोट कर सकता है इसके बारे में बात करता है। बहुत ही बढ़िया चीज़ है ना? ऐसे तो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का जो ओवरऑल एरिया है, अगर मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाऊं, तो ये मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आपको सेक्शन 88 से लेके 122 का पूरा एरिया कवर करता है, ठीक है? और ये सेक्शन 88 से लेके 122 के अंदर आप लोग, जैसे कि स्टार्टिंग क्लासेस में हम लोगों ने रजिस्टर के बारे में जाना, एनुअल रिटर्न के बारे में जाना, मीटिंग के बारे में बात चल रहा है सर, ठीक है? और ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है रिक्विजिट्स, कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग सेक्शंस, मतलब ये मीटिंग का ही पूरा एरिया अभी जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, आप लोग समझ ही रहे हो, 106 से लेके 109 का बात चल रहा है, मतलब हम लोग ऑलमोस्ट ये मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का जो एंडिंग सेक्शंस है उसी की तरफ हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और ये सब चैप्टर्स में आप लोगों को दिखाई दिया कि रजिस्टर का क्या ज़रूरत है, एनुअल रिटर्न की क्या ज़रूरत है, मीटिंग्स का क्या काम है, मीटिंग में प्री रिक्विजिट्स लाइक कोरम, चेयरमैन, वोटिंग का क्या खेल है, ठीक है? ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग वोटिंग के साथ रिजोल्यूशंस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? और फिर लास्ट में जाके मीटिंग के बारे में एक ज़बरदस्त चर्चा करेंगे, ठीक है? लेकिन फिलहाल थोड़ा वोटिंग का डिटेल्स एंड वी विल ट्राई टू रीच रिजोल्यूशंस लेवल, कि वोट करके डिसीजंस लेके कंपनी रिजोल्यूशन क्या लेते हैं, उसके पीछे का लॉ क्या है, ठीक है? चर्चा तो जारी रहेगा, लेकिन इस चर्चा में आज 4 चांद लगाने का कोशिश करते हैं कि ये जो चर्चा है ना आज का, ये चर्चा में आज थोड़ा सा 4 चांद लगाएंगे। कैसे? मतलब मैंने नहीं सर, कुछ केस मिला है ताकि आप लोगों को भी मज़ा आ जाए कि अच्छा बेटा ये खेल है, तो वही खेल थोड़ा सा देखेंगे सर। ओके, आते हैं सर, वोटिंग पे आते हैं, रुक जाओ थोड़ा सा, थोड़ी सी थोड़ी सी वेट सर। अच्छा देखो,
ये आप लोग जानते हो, ये मिंट एक बहुत ही फेमस न्यूज़ चैनल, न्यूज़ कंपनीज है, बिजनेस न्यूज़ छापते हैं सर, ऑनलाइन न्यूज़ में बहुत ही फेमस है। जैसे इकोनॉमिक टाइम्स है, ऐसे इकोनॉमिक टाइम्स पे भी मुझे मिला था, बट मैं सोचा कि ठीक है मिंट का ही मिला तो मिंट से ही ले लेते हैं। क्या आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है सर? ध्यान से देखिएगा सर जो मैं दिखा रहा हूँ। येस बैंक फाइल्स पिटिशन आस्किंग डिश टीवी टू डिस्क्लोज एजीएम आउटकम। दिखाई दिया? यस सर। यस सर। यस सर। ये न्यूज़ आज का ही है सर, ठीक है, मुझे सुबह ही मिल गया था। तो मैं सोचा, तभी मेरे दिमाग में चल रहा था कि अच्छा बात है कि पता नहीं, तब मैं न्यूज़ कुछ पढ़ा नहीं था क्योंकि उतना क्लास चल रहा था सुबह का, तो टाइम नहीं मिला था। तो मैं सोचा था कि जो भी हो कुछ तो होगा एजीएम रिलेटेड, तो मैं बात करूंगा आप लोगों से। तो ये येस बैंक पिटिशन फाइल कर दिया कोर्ट में, ठीक है, कि डिश टीवी को बता रहा है कि डिश टीवी एजीएम का आउटकम डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, ये बात कह के, ठीक है। अब सवाल ये उठता है आपके मन में चल रहे सर, येस बैंक के साथ डिश टीवी का क्या खेल है? अच्छा एक चीज मुझे बता दो सर, ये येस बैंक और डिश टीवी ये दोनों कंपनी के बारे में आप सबको नॉलेज है? मतलब एटलीस्ट इतना तो नाम तो जरूर सुने होंगे, प्लीज बताइएगा। यस सर। हाँ शालिनी, तेरे को पता है? राणा कपूर वाला कंपनी है। हाँ राणा कपूर वाला कंपनी है येस बैंक, बहुत डूब बड़ा गया केस में फंस गया था, डूब गया था बट बचा लिया, डूब गया था बचा लिया ना सर, ना रिजर्व बैंक है बचा लेने के लिए, ठीक है। इतना ज़्यादा गलत लोगों को लोन दे दिया था जिनके पास लोन वापस करने का पैसा नहीं था, सिंपल यही बात है सर। ऐसे ऐसे लोगों को येस बैंक ने लोन दे दिया था जिन जो लोन वापस नहीं कर पाया येस बैंक को, और येस बैंक का कर्जा बढ़ते मतलब इतना बढ़ता गया कि बैंक बंद होने के कगार पे आ गया था। फिर उसको बचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सहारा लेके येस बैंक को बचा लिया था, ठीक है। अब धीरे धीरे बच जाएगा, कोई बात नहीं सर, इंडिया में बैंकिंग सिस्टम को इतना जल्दी तो फेलियर नहीं होने दे सकते। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर, ये येस बैंक क्यों पिटिशन फाइल किया डिश टीवी के अगेंस्ट में, और क्यों ऐसा बोला कि भाई एजीएम आउटकम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं? हाँ, और एजीएम के साथ हमारा आज का क्लास का क्या कनेक्शन है? ऐसे तो ये पूरा चैप्टर ही मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड है, जिसमें हम लोग एनुअल जनरल मीटिंग, वोटिंग, प्रॉक्सी, यही सब बातें कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन इज दैट इस केस में हुआ क्या है सर? सर ये गोपिका गोपा कुमार कोई फाइनेंशियल जर्नलिस्ट है, आप लोगों को एक अच्छा लगेगा जान के, आप लोग ना एज ए चार्टर्ड एज ए कंपनी सेक्रेटरी, ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है, मजाक नहीं कर रहा है सर। ये जो बातें इन्होंने छापा है ना सर, जिन्होंने भी ये इस प्रिंट में इसको बेसिकली एडिट किया है या फिर खबर को जुगाड़ किया है, इनको फाइनेंशियल जर्नलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए भी एक अच्छा करियर ऑप्शन बन सकता है अगर आप लोग ऐसे सोचते हो तो। नॉर्मली ये ना कोई उतना सोचता नहीं कि भाई ये कैसा प्रोफेशन बन सकता है, अरे बहुत बढ़िया प्रोफेशन बन सकता है। स्टॉक मार्केट, बिजनेस लॉ, अकाउंट्स का नॉलेज रहेगा ना, आप लोग फाइनेंशियल जर्नलिस्ट बन सकते हो, ठीक है। बड़े बड़े न्यूज़ एडिटिंग कंपनीज है, न्यूज़ कंपनीज है लाइक इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड्स, मिंट, ठीक है। ऐसे और भी है बिजनेस न्यूज़ का जो मैगजीन छापने वाले भी कुछ कंपनीज है, इनको चाहिए होता है एडिटर जर्नलिस्ट जो उसको फाइनेंस का नॉलेज हो, ठीक है। तो ठीक है, अलग बात है सर, बट फिर से आपको बता दिया कि फाइनेंशियल जर्नल का नॉलेज होने से आप लोगों को ये सब जगह में भी, कई कबार तो लोग पार्ट टाइम भी करता है सर, कॉलम लिखता है बस, ओके। यस कंटेंट द हाई कोर्ट, यस ने बताया हाई कोर्ट को इन इट्स अर्लियर ऑर्डर डिड नॉट पुट अप स्टे ऑन द डिस्क्लोजर ऑफ एजीएम रिजल्ट्स ऑन 30th December 2021. Dish TV claimed that the High Court had directed it to disclose results after the final hearing, ठीक है। तो अभी तक कुछ बात हुआ नहीं कंप्लीट। अब क्या खेल चला है मैं आपको थोड़ा सा केस बताता हूँ, ध्यान से सुनना। खबर है, न्यूज़ है, ऑब्वियसली न्यूज़ का पुष्टिकरण नहीं कर सकते, मतलब ये सच है गलत है आई डोंट नो सर, बिकॉज न्यूज़ है। न्यूज़ कभी भी मतलब इतना बता सकता हूँ कि ये सच है झूठ है ये मैं नहीं बोल सकता, बट हाँ कुछ तो हुआ है, ठीक है, कुछ तो हुआ है, नहीं तो खबर नहीं छापेगा। और मीट कोई ऐसे ऐसा कंपनी नहीं है कि कुछ भी खबर छाप देगा, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ न्यूज़ चैनल सर। The tussle between Dish TV India and its largest shareholder Yes Bank, कुछ समझ रहे हैं सर? डिश टीवी का लार्जेस्ट शेयर होल्डर येस बैंक है, लार्जेस्ट शेयर होल्डर, आपको समझ में आ गया?
जैसे कि शिवम पहले Yes, बता sir. ना तब कि शेयर होल्डर को कैसे पता चलेगा कि अगर वो मीटिंग का डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं किया तो क्यों डिश टीवी ने, यस बैंक ने डिश टीवी पे इस तरह का काम किया, इसके पहले आपको सबसे पहले समझ जाना चाहिए कि भाई जो यस बैंक है ना, इसका डिश टीवी में बहुत ही बड़ा लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग है। ठीक है, मैं आपको आगे आगे बताता हूँ कितना परसेंटेज। Yes Bank Limited is likely to stretch further with the private lender moving the Bombay High Court for an order asking Dish TV to disclose the results of its annual general meeting held on 30th December. ठीक है, now question is that in its petition filed on Wednesday, Yes Bank said, Yes Bank ने बताया, the High Court in its earlier order did not put a stay on the disclosure of AGM results while declining to give relief to promoter entity of Dish TV, मतलब Dish TV जिन्होंने बनाया, which has questioned the legal validity of Yes Bank shares in the satellite TV provider. ठीक है, मतलब Yes Bank का जो शेयर होल्डिंग डिश टीवी पे, उसकी लीगलिटी के बारे में सवाल उठाया प्रोमोटर ग्रुप ने। किसका प्रोमोटर? डिश टीवी का प्रोमोटर। ठीक है, अब ये सब क्या चल रहा है ना, एक दूसरे के ऊपर मतलब बोल रहे हैं इसका क्या हक है, उसका क्या हक है, ये चल रहा है। On 30th December, Dish TV in a notice to stock exchange claimed that the High Court had directed it to disclose voting results. ध्यान से सुनिएगा, वोटिंग रिजल्ट्स, सरकार अपने बीजेपी कांग्रेस वाला वोटिंग नहीं, कंपनी वाला वोटिंग का बात कर रहे हैं सर। ठीक है, claimed the High Court had directed it to disclose voting results after the final hearing. फाइनल हियरिंग के बाद डिस्क्लोज करने के लिए बोला है। The court is set to hear the matter on 3rd February. कोर्ट इसके बारे में 3rd February को सुनवाई करेगा। ठीक है, ये बात अभी तक डिश टीवी की तरफ से बोला जा रहा है। ठीक है, और यस बैंक बोला है कि डिस्क्लोज करने के लिए बोलो। It is abundantly clear from the aforesaid order that the Honorable Court declined to grant the plaintiff, that is Dish TV promoter, any ad interim relief, including a stay on the effect implementation of the decision taken at the AGM of defendant number 3 Dish TV, मतलब डिफेंड जो केस को डिफेंस कर रहा है, डिफेंड कर रहा है, that is Dish TV, जो 30th दिसंबर को मीटिंग हुआ है। The lender said, मतलब yes bank, it in its appeal for that the outcome of an AGM of a listed entity cannot be kept secret. ऐसे डिश टीवी एक स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी, आपको बता दो, देखना चाहोगे डिश टीवी का शेयर प्राइस? निकाल जाए भाई, मिल गया, डिश टीवी इंडिया लिमिटेड, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ सर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इसका शेयर का Yes, sir. प्राइस चल रहा है 17 रुपीज 80 पैसा। अब ये मत पूछ लेना सर कि क्या सर इन्वेस्ट कर दूं दिस इज नॉट शेयर मार्केट क्लास, ये तो कंपनी लॉ का क्लास चल रहा है, मतलब इन्वेस्ट करे ना करे उसका अलग डिस्कशन होता है सर। अभी मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, मतलब इसका शेयर का दाम के बारे में करेंटली तो मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, उसका अलग डिस्कशन होता है, फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं सर उसको। अच्छा, अगर ऐसे देखो तो लास्ट 5 सालों में इसका शेयर का प्राइस, अच्छा, दिन 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 गिरते गिरते नीचे आ गया है सर डिश टीवी का प्राइस। ठीक है, होना ही था ऑनलाइन के ज़माने में डिश टीवी का वो वाला बात तो अभी है नहीं। ठीक है, कॉमन सेंस में बताया अभी आपको, लेकिन ठीक है अभी इतना डिटेल्स में नहीं चलते, पर इतना बता सकते हैं आपको कि ये डिश टीवी एक स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी है। ठीक है, तो येस बैंक का क्या मानना है, मतलब जो लेंडर है, जो येस बैंक है हमारा, इनका मानना है कि जो कंपनी स्टॉक मार्केट लिस्टेड होते हैं वो उनको अपना एजीएम का आउटकम लोगों के सामने बताना ही पड़ता है, मैंडेटरी है, बिकॉज वो पब्लिक लिस्टेड है। इट इज इन इट्स अपील फॉर दैट द आउटकम ऑफ एन एजीएम ऑफ ए लिस्टेड एंटिटी कैन नॉट बी केप्ट सीक्रेट and in abeyance from its shareholders and the stock exchange in the absence of an order of a court or other competent authority. ठीक है, Yes Bank also said Dish TV's promoter had made several attempts to devour its top shareholders. Top shareholders मतलब obviously येस बैंक, बिकॉज येस बैंक बहुत ही लार्ज शेयर होल्ड करता है, मतलब इनका कहना है येस बैंक का कि जो टॉप शेयर होल्डर्स हैं उनको वोट देने से भी रोका है, वोट में कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, जो 30th दिसंबर में एनुअल मीटिंग हुआ है। On 23rd December, the Bombay High Court did not give any relief to World Crest Advisor. ये वर्ल्ड क्रेड एडवाइजर कौन है? अ प्रोमोटर एंटिटी ऑफ डिश टीवी। ठीक है, ये एक अलग ही कंपनी है जो डिश टीवी को प्रमोट किया था, which had questioned the share ownership of Yes Bank. ये वर्ल्ड क्रेस्ट एडवाइजर सवाल उठा रहा है कि येस बैंक सच में क्या डिश टीवी का शेयर होल्डर है, which owns Yes Bank कितना शेयर होल्ड करता है? 25.63% in the satellite television provider, मतलब डिश टीवी। It had also urged the court to debar Yes Bank from voting at its 30th December annual meeting. अच्छा, रोकता है। अब आगे देखो सर कि खेल किधर जा रहा है।
झगड़ा समझ में आ रहा है ना, टसल क्या हो रहा है, ठीक है। फॉर दैट इट इज क्लियर डिफेंडेंट दैट इज डिश टीवी acts are the behest of the promoters of the SL group। अच्छा, SL ग्रुप कौन है? ये जो अपना जी है ना सर, जी को जानते हो आप लोग? अरे जी Yes, sir. मीडिया, हाँ जी एंटरटेनमेंट, Yes, हाँ sir. जी, ठीक है, जी के अंडर में चलता है। चंद्रशेखर नहीं, सुभाष चंद्र अग्रवाल, ठीक है, उनका कंपनी है, ठीक है। ये एसएल ग्रुप भी उन्हीं का है। तो बीएस्ट ऑफ द प्रोमोटर ऑफ द एसएल ग्रुप and are part of the SL group's broader stratagem denying the applicant, that is Yes Bank, its legitimate rights as the holder of shares in defendant Dish TV, Yes Bank said in its petition। मतलब एक्चुअली इसके बीच में जी भी आ गया, बिकॉज अब जी के साथ भी डिश टीवी का कुछ कनेक्शन है, ठीक है, उसका भी कुछ शेयर होल्डिंग है, तो वो वाला बात यहाँ पर फिर से बोल रहा है। इट इज क्लियर डिफेंडेंट नंबर 3 डिश टीवी acts are the behest of the promoter of the SL group and are part of the SL group broader stratagem of denying the applicant कौन? Yes Bank, its legitimate right as the holder of shares in defendant, that is Yes Bank said in its petition। World Crest Advisor had pledged these shares with Yes Bank, ठीक है, इन लीव ऑफ द बैंक गिविंग मनी, शेयर्स प्लेज रखा था, बदले में येस बैंक उसको लोन दिया था। बात समझना सर, ठीक है। टू सुभाष चंद्र कंट्रोल एंटिटीज इन 2016। सुभाष चंद्र मतलब जैसे जी का जो एसएल ग्रुप है, उनके कंपनी को, जिसने डिश टीवी में इन्वेस्ट किया था। वर्ल्ड क्रेस्ट एडवाइजर ने प्लेज किया था शेयर्स येस बैंक के साथ, बदले में येस बैंक पैसा दिया था किसको? डिश टीवी को। और वो पैसा किसके थ्रू से गया था? सुभाष चंद्र कंट्रोल एंटिटीज के थ्रू से, जो एसएल ग्रुप है। खेल समझ में आ रहा है? द एसएल ग्रुप फाउंडर इज द एल्डर ब्रदर ऑफ जवाहर गोयल, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डिश टीवी, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है ना सर, मतलब आप कुछ ना कुछ खोदे जा रहे हो और कुछ ना कुछ और निकल रहा है। अब क्या खेल चल रहा है इसमें? When the privately held firms चंद्रा, मतलब सुभाष चंद्रा जी का जो एसएल ग्रुप है, could not pay back the interest on the money borrowed from Yes Bank, Yes Bank से सुभाष चंद्र अग्रवाल मतलब जी का ओनर जो पैसा उधार लिया था वो वापस नहीं कर पाया। The bank invoked the shares pledged with it last year to emerge as the largest shareholder in the company। Dish TV promoters own 5.93% of the company, ठीक है। मतलब सुभाष चंद्र का जो शेयर्स, मतलब सुभाष चंद्र जी ने जो लोन लिया था बेसिकली डिश टीवी में इन्वेस्ट करने के लिए एसएल ग्रुप के थ्रू से, वो पैसा एक्चुअली वो रिपे नहीं कर पाया येस बैंक को, ठीक है। अब ये कौन बता रहा है? ये येस बैंक बता रहा है। येस बैंक को तो इसी तरह से झोल हो गया ना पूरा पैसा। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स Yes, sir. इंक्लूडिंग येस बैंक ओन अबाउट 45% ऑफ द शेयर्स इन डिश टीवी। फाइनेंशियल क्रेडिटर येस बैंक को मिला के पूरा का पूरा डिश टीवी का जो शेयर होल्डिंग है उसका 45%, मतलब और भी बाकी बैंक या फाइनेंशियल कंपनीज होंगे जिन्होंने येस बैंक के 45% होल्ड करता है। And executives from 3 financial creditors and shareholders claim that more than 55% shareholders voted against the 3 resolutions। 3 resolutions लिया गया था जिसमें 55% shareholders resolutions के अगेंस्ट में बात किया था, इंक्लूडिंग उसमें क्या है? एडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स। फाइनेंशियल अकाउंट्स का जो एडॉप्शन लिया गया था उसके अगेंस्ट में वोट दिया था 55% शेयर होल्डर्स। कौन क्लेम कर रहा है सर? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जिन्होंने लोन दिया था, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ अशोक क्यूरेन director and approving the remuneration of the auditor, some shareholders including city of new year group मतलब सिटी बैंक, ठीक है, ट्रस्ट abstained from voting, वो वोट नहीं देने आया था। according to disclosure made by the foreign shareholders and reviewed by mint, मतलब मिंट जो फाइनेंशियल जर्नल चलाते हैं, if the resolution of approval of financial accounts get rejected then Dish TV cannot raise 1000 crore via right issue। अगर ये फाइनेंशियल अकाउंट का रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता, क्योंकि फाइनेंशियल जो अकाउंट्स है उसको आप लोगों में पढ़ा था ऑर्डिनरी बिजनेस पे, अरे ऑर्डिनरी बिजनेस पे डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंट्स होते हैं, और अगर अकाउंट जो डिस्क्लोज किया है अगर उसके अगेंस्ट में बोर्ड में कुछ 55% या फिर जो भी अकाउंट्स एडॉप्शन किया जा रहा है उसमें अगर 55% अगेंस्ट में जा रहे हैं रेजोल्यूशंस के टाइम पे कि भाई अकाउंट सही है गलत है जो भी है, तो अगर 55% शेयर होल्डर अकाउंट्स के अगेंस्ट में जाते हैं और फिर बाद में डिश टीवी का हालत खराब है सर, सिंपल बात है, तभी तो इसका, जब किसी का हालत खराब होता है ना तभी ये सब बात सामने आता है। तो कह रहा है कि अगर डिश टीवी ऐसे खराब सिचुएशंस, अकाउंट्स रिजेक्ट हो चुका है, शेयर होल्डर अगेंस्ट में है, ठीक है, तो ऐसे केस में वो एक्चुअली प्लान कर रहा है 1000 करोड़ का राइट इशू उठाने का।
ये राइट इशू क्या होता है, वो पुराने शेयर होल्डर से बोलेगा कि भाई आप फिर से पैसा दो, थोड़ा डिस्काउंट में दो, उसको राइट इशू बोलते हैं। स्पेशल शेयर इशू जैसे आईपीओ आता है वैसे राइट इशू आता है, कभी बात करूंगा आप लोगों से राइट इशू से, कंपनी लॉ का ही पार्ट है, डोंट वरी। तो वो राइट इशू मतलब बेसिकली शेयर लेना चाहते हैं 1000 करोड़ का मार्केट से फिर से, जो ऑलरेडी कंपनी का राइट होल्ड करता है इस तरह का, विच वॉज द जेनेसिस इन द राइट बिटवीन फाइट बिटवीन द टू एंटिटीज। तब ये 1000 करोड़ उठा सकता है कि नहीं उठा सकता, यही सब चीजों को लेके ये वोट का रिजल्ट, रेजोल्यूशन, मीटिंग, ये खेल चल रहा है। शायद आप लोगों को थोड़ा समझ में आया या पूरा समझ में आया, डिपेंड करता है सर, बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हैं। रियल लाइफ में शेयर मार्केट का भी बहुत बड़ा खेल इसके अंदर है, ठीक है, कि पूरा मार्केट में क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न, मैं एक्चुअली ज़्यादा डिटेल्स में ना हर चीज़ में नहीं बोल पाया, क्योंकि अगर मैं बोलना चालू करूंगा तो फिर आज का कंपनी लॉ क्लास कोई शेयर मार्केट की तरफ चला जाएगा। मतलब इसमें बहुत सारा खेल छुपा हुआ सर है येस जिसका। बैंक हाँ बोलो सर बोलो येस सर बैंक बोलो। तो शेयर येस बैंक तो शेयर कमेगा सर। उसका अलग केस है। यस बैंक का भी शेयर कम हो गया है, इसीलिए तो बहुत सारा केसेस है यस बैंक। এটাও তো এফেক্ট পড়বে স্যার। ऑब्वियसली इफेक्ट तो पड़ेगा ना, क्योंकि यस बैंक इनको जो लोन दिया था, बेसिकली ये यस बैंक का शेयर होल्डिंग डायरेक्टली नहीं था, बट बाद में जब लोन मिला था तो शेयर के अगेंस्ट में लोन दिया था, सिंपल बात है, ठीक है, शेयर के अगेंस्ट में लोन सर दिया ये था तो यस। वो है ना, यस बैंक का तो डायरेक्ट होल्डिंग है ही नहीं, वो तो डिस्काउंटिंग पैटर्न पे है ना, लोन सेटलमेंट करने के लिए ये हुआ है, यहाँ पे तो डिस्काउंटिंग आ गया। तो इसीलिए तो बात कर रहा है ना वो जो वर्ल्ड हाँ जिसमें प्रोमोटिंग ग्रुप जो है डिश टीवी का, वो क्या सवाल हाँ उठा रहा है। हाँ, पर इसमें तो मतलब जो यस बैंक को मिला वो तो जी के ऑनर से मिला, डायरेक्ट होल्डिंग तो इसको था नहीं, इसको तो डिस्काउंटिंग मतलब अपना क्रेडिट सेटलमेंट करने के लिए उसने इसको कह दिया कि मेरे पास इतने का शेयर है, आप ये ले लो, और आपका और मेरा बीच का सेटल हो गया, तो जी वाला तो साइड हो गया। अब जो केस बन गया वो यस बैंक और डिश टीवी वाले के बीच डिश में टीवी बन के गया। बीच में बन गया, समझ रहा है ना। तो अभी डिश देखिए यस बैंक का भी कहना गलत नहीं है, क्योंकि उनका पैसा तो था, शेयर एक लोन जो उन्होंने यस सर। प्रोवाइड किया था शेयर के अगेंस्ट में ही तो प्रोवाइड किया था। तो अगर लोन नहीं दे पाते तो शेयर का होल्डिंग तो मिल जाता है ना। जैसे हम लोग अगर लोन लेते हैं और कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखते हैं, और अगर लोन रिपे नहीं कर पाते हैं, तो मॉर्गेज में मेरा चीज मिलता है कि नहीं मिलता। पर अगर ये सर ये क्या कहते हैं, ये डिश टीवी के एओ में अगर ये मेंशन होगा कि ना अगर आप है ना हम सेटलमेंट कर सकते हैं शेयर के थ्रू, तो यस बैंक को तो पैसा देना ही पड़ेगा। वो तो अगर उसका एओ अगर जब लिया होगा तो एओ और एमओए पढ़ा ही होगा, अगर उसमें दिया ही होगा तभी उसने लोन सेटल किया, तो डिश टीवी को देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा सर कि डिश टीवी के पास कुछ है कि नहीं है, उसका भी तो हालत खराब है। हाँ वो अलग बात है, पर अगर उसने इतना का अगर वो क्या कहते हैं शेयर्स लिया, तो ऑब्वियसली उसका एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ा ही होगा, उसमें दिया होगा तभी तो उसने लिया। एक्चुअली अभी प्रॉब्लम क्या है, ये जो तीनों एंटिटी के बीच में लड़ाई चल रहा है ना, यस बैंक, जी, डिश टीवी, ठीक है, तीनों का ही हालत खराब है। तीनों का ही हालत खराब है। इसीलिए इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है सर, ठीक है। अब देख कोर्ट क्या डिसीजन लेता है, ठीक है, या क्या ऑर्डर सामने लेके आते हैं, वो आगे आगे पता चलेगा। आप लोग भी खोज खबर रखा करो, मेरे को अपडेट देना, मेरे से पहले मेरे को अगर अपडेट मिल जाए तो बड़ा मजा आएगा सर। तो सर बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो भी चीज़ें आप लोग पढ़ रहे हो ना सर, दीज आर ऑल कनेक्टेड विद आवर डे टू डे लाइफ। अगर आप, इसीलिए मैं बहुत बार बोलता रहता हूँ कि हो सके तो अपने आप को स्टॉक मार्केट लेवल में नॉलेजेबल बनाओ। स्टॉक मार्केट में नॉलेजेबल जितना बनोगे, इसमें एक सुविधा होता है सर कि आपको कंपनीज का क्या खेल चल रहा है इसका नॉलेज मिलेगा, और वो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट आपको बहुत हेल्प मिलता है, बहुत हेल्प मिलता है। दैट इज वाई मैं हमेशा बोलता रहता हूँ गेट सम नॉलेज ऑफ शेयर मार्केट, ठीक है। जितना शेयर मार्केट इंप्रूव करोगे उतना बेहतर सर, कैसे भी करना है करो, बट करो जरूर सर। हो सके तो एक एक करके NISM का एग्जाम क्रैक करो, उसमें आपको क्या होगा कि शेयर मार्केट के नॉलेज के साथ साथ थोड़ा सा एक सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, जिसमें आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा। ये जस्ट एडवाइस है, ठीक है, करना नहीं है ऐसा जरूरी नहीं है, जस्ट एन एडवाइस, ठीक है। कौन एग्जाम? हाँ बोलो सर। कौन एग्जाम? NISM सर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, सेबी का एग्जाम होता है, ठीक है। अगर आप शेयर मार्केट में नॉलेज रखते हो, हाँ बोलो। ये जो केस अभी हुआ है अपना, सेम चैप्टर 4 में से एग्जांपल के साथ जब हम ये लोग डिस्काउंटिंग पढ़ते हैं तो सेम ऐसा केस पढ़ाया गया, हम लोग के चैप्टर 4 में दिया हुआ भी है। हाँ हाँ मुझे बताया, मैं बताऊंगा उस टाइम पे भी बताऊंगा, ठीक है।
और ये जो एग्जाम जो मैं बोला ना वो NICM का एग्जाम है जो शेयर मार्केट रिलेटेड पढ़ाई के लिए होता है सर, कि अगर आप लोग शेयर मार्केट या शेयर ब्रोकिंग रिलेटेड चीज़ों के साथ पढ़ाई करते हो या फिर जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा एडवांटेज, तो NICM का बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होता है सर, जो सेबी का सर्टिफिकेशन होता है, लाइसेंसिंग भी कहा जाता है इसको, ठीक है। ये सब एग्जाम देके आप लोग अपना CV को बूस्ट कर सकते हो। सबसे बड़ा चीज़ CV से भी मेरे हिसाब से आप नॉलेज बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। CV तो बन जाएगा सर, नॉलेजेबल लोगों को कभी भी सर्टिफिकेशन का उतना ज़रूरत नहीं होता, बट हाँ अगर फिर भी सर्टिफिकेशन की भी ज़रूरत है, लाइसेंस, और ये मैंडेटरी भी हो जाता है अगर आप उस फील्ड में जाना चाहते हो। इसके लिए सेबी का ये इंस्टीट्यूशन है सर, ये एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, जैसे चार्टर्ड है, CMA है, CS है, वैसा ही सेबी का भी। और CS के साथ सेबी का बहुत सारा काम चलता है, स्पेशली कंपनी सेक्रेटरीज के साथ सेबी का बहुत सारा काम है, CA के साथ भी है, CMA के साथ भी है, बिकॉज सेबी के थ्रू से ही तो कंपनी मार्केट में आता है ना, इसीलिए ये सब मैटर सामने आ जाता है। बात करूंगा कभी फिर से, ठीक है। ऐसे तो एग्जाम होता है सर ऑलमोस्ट इन लोगों के पास अभी 30-35 टाइप्स ऑफ एग्जाम है, आप देख सकते हो, लंबा लिस्ट है, 31 एग्जाम है, जरूरी नहीं हर कुछ दो, बस थोड़ा बहुत 4-5 एग्जाम देने से भी बहुत है। आई विल डिस्कस लैटर सर, कभी पूछना तो जरूर फिर से बताऊंगा। अब बात आ जाते हैं सर वोटिंग की, ठीक है। तो क्यों इतना देर से मैं आपको ये सब बात कर रहा था, बिकॉज ये वोट, ये मीटिंग, ये रिजोल्यूशंस दिमाग खाने वाला है। क्यों? रियल लाइफ में दिमाग खाता है ना, इसीलिए। अब आपको मैं बताने वाला हूं सर, ये जो वोट होता है इसमें कितना सारा वोट होता है, ऐसे आपको पता है, लास्ट दिन भी समझाया था, लास्ट वीक। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर शो ऑफ हैंड्स, सेक्शन 107, बड़ा ही पॉपुलर टेक्निक है वोट का। वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, आजकल बहुत इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का जो वोट है ना, वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स आजकल बड़ा पॉपुलर हो गया है। वोट बाय पोल, ये भी बड़ा ही पॉपुलर मेथड माना गया है, 109। एंड वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट 110 के अंदर बोला गया है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वोटिंग सिस्टम अवेलेबल इन दी कंपनी। अब आपको एक एक के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। वोट बाई शो ऑफ हैंड्स में क्या होता है, वोटिंग बाई इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में क्या होता है, वोटिंग बाई पोल में क्या होता है, वोटिंग बाई पोस्टल बैलेट में क्या होता है, ठीक है। चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऐसे तो मैं आप लोगों को लास्ट दिन बताया था, द वोट कास्ट बाय द शेयर होल्डर्स प्ले डिसिसिव रोल इन द बिजनेस प्रपोज्ड इन जनरल मीटिंग, है ना। जो भी वोट आप प्रोवाइड करते हो वो बिजनेस प्रपोजल मीटिंग में जो भी डिसीजन होता है वो बहुत भारी पड़ता है उसमें, मतलब जो भी डिसीजन लेते हैं। एन इक्विटी शेयर होल्डर हैज द राइट टू वोट फॉर एवरी मोशन। जो कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर है वो कंपनी के हर एक मोशंस में वोट दे सकते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोशन एंड रेजोल्यूशन, आई विल डिस्कस लैटर सर। मोशन क्या होता है और रेजोल्यूशन क्या होता है मैं बात करूंगा आपसे, बट हर मोशंस में वोट देने का पावर अगर किसी शेयर होल्डर को है, दैट इज इक्विटी वाले, प्रेफरेंस वाले का हर केस में नहीं है। हाउएवर एज पर सेक्शन 47 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू वोट ओनली फॉर ए रेजोल्यूशन पर्टेनिंग टू हिज राइट्स। जहां प्रेफरेंस वाले का कोई जरूरत है वहां पर वोट जरूर वो दे सकता है। कंपनीज एक्ट ने वेरियस मोड दिया वोट का, ठीक है, जिसमें 4 वोट का पॉइंट आप लोग आगे आगे देखते हैं। अच्छा चलो, सबसे पहले तो 106 के बारे में बात करेंगे। 106 क्या बताता है सर? 106 रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स में बात करता है, ठीक है। द सेक्शन ओवर रूल्स द होल ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये मैं लास्ट दिन बताया था कि मतलब कब रेस्ट्रिक्शन हो जाता है वोट का, जिसमें मैंने एक एग्जाम्पल भी आप लोगों को पढ़ाया था, याद है? मिस्टर एंड मिसेस अय्यर, क्या रे, याद होना चाहिए सर। ये मिस्टर एंड मिसेस अय्यर का एग्जाम्पल था कि जॉइंट शेयर होल्डर्स है तो किसको वोट देने का पहले मौका मिलेगा, इस तरह का एक था। फिर एक पॉइंट है, पहले होगा उसको। हाँ, सीनियरिटी के हिसाब से होता है। ये एग्जांपल 9 भी हम लोगों ने करा था कि कंसिडर ए सिचुएशन वेयर डायरेक्टर्स आर आल्सो द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। क्या डायरेक्टर वोट दे सकता है? यस, डायरेक्टर वोट दे सकता है। मतलब ये बात एकदम ही इररिलेवेंट है कि वो कंपनी में डायरेक्टर है तो कुछ मैनिपुलेट कर सकते नहीं, डायरेक्टर भी वोट दे सकता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स लास्ट वीक मैंने पढ़ाया था, अगर किसी का क्लास मिस है तो एक बार फिर से क्लास सुन के याद कर सकते हो सर, कि जो भी डिस्कशंस लास्ट वीक हुआ था। अच्छा, अभी क्या बात करने वाले हैं सर? अभी बात करेंगे वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 107 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अनलेस द वोटिंग इज डिमांडेड बाय वे ऑफ पोल और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, अगर पोल या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स नहीं होता है, देन वोटिंग शुड बी डन बाय वे ऑफ शो ऑफ हैंड्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस। मतलब अगर पोल नहीं बोला,
बाय वे ऑफ पोल नहीं बोला, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स नहीं बोला, तो कॉमन सेंस यही है प्राइमरी लेवल में शो ऑफ हैंड्स में ही वोट होगा, ठीक है। अगर कुछ बोला नहीं तो कॉमन सेंस है। ऑल्सो सेक्शन 107 सबसेक्शन 2 स्टेट दैट द डिक्लेरेशन बाय द चेयरमैन बाय द मीटिंग इन द मिनट्स बुक्स शैल बी द कंक्लूसिव एविडेंस दैट द रेजोल्यूशन इज पास्ड। 107 सबसेक्शन 2 उसमें बताया गया है सर, डिक्लेरेशन बाय द चेयरमैन, चेयरमैन डिक्लेयर करते हैं मीटिंग ऑफ द इन द मिनट बुक्स। मैं आपको मिनट बुक्स के बारे में पहले भी बोला, मिनट बुक्स वो होते हैं कि कंपनी जो मीटिंग करते हैं, मीटिंग का सारा डिटेल्स एक बुक्स में लिखा रहता है, ठीक है। वो आगे चर्चा होगा मिनट्स के बारे में कि मिनट्स क्या है, उसमें क्या लिखा होता है, वो भी बताऊंगा आप लोगों को। तो मिनट बुक्स शैल बी द कंक्लूसिव एविडेंस दैट द रेजोल्यूशन इज पास्ड। रेजोल्यूशन पास हुआ नहीं हुआ इसके बारे में पता चलता है मिनट बुक्स देखने से। यहाँ पर एक क्वेश्चन है सर, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। कहता है सर, कैन एन इंसॉल्वेंट शेयर होल्डर, इंसॉल्वेंट समझते हो सर, इंसॉल्वेंट किसको बोलेंगे? यस सर, दिवाली निकल गया हो जिसका। दिवालिया निकल गया, मतलब जो जिसको हम लोग बंगाली में ऐसे बोलते हैं देवलिया। हाँ सुना है सर, आप सुना होगा आप लोग, देवलिया हो गया, देवलिया या दिवालिया हिंदी में बोलते हैं ऐसे, दिवालिया बंगाली में बोलते हैं देवलिया, ऐसे बोलते हैं सर। बैंकरप्टेड, ठीक है, बैंकरप्सी चल रहा है उसका, मतलब बिजनेस ठप हो गया, पैसा नहीं है, ऐसा हालत, ठीक है। जितना एसेट है उससे भी तुम सारा का सारा जो कर्जा है उसका मार्केट में वो वापस कर मतलब लेना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा वाला सिचुएशन, ठीक है। कर्जा नहीं चुकता हो सकता सर। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई शेयर होल्डर दिवालिया हो जाता है या बैंकरप्टेड हो जाते हैं, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो क्या वो शो ऑफ हैंड्स में वोट दे सकता है? यस सर। आंसर इज यस सर, वेरी गुड शिवम। क्या रीजन है? कहता है, सर वो लेकिन उसका वोट तो, पर्सनल हाँ रीजन, बोलो, हाँ बोलो। उसका पर्सनल रीजन है कि वो क्या कहते हैं रोड पे आ गया, पर जो उसका शेयर का जितना अमाउंट होता है तो उसने पे कर रखा है, तो उस कंपनी को उससे क्या लेना देना। नहीं, इसमें एक अलग बात भी है कि वो वोट तो देगा लेकिन उसका बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। वोट देने के बाद जो भी बेनिफिट उससे उसको अराइज होगा ना सर, हम वोट देंगे कुछ तो बेनिफिट मिलता है मुझे उसके बदले, ठीक है, क्योंकि आप कंपनी का मेंबर हो, तो आपका वोट का कीमत है, आप कंपनी में शेयर होल्डर हो, कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग है आपका। अगर आप कंपनी में 10% भी शेयर होल्ड करते हो तो आपको कुछ तो बेनिफिट मिलेगा कंपनी से ना। ये जो अगर आप 10% भी वोटिंग शेयर होल्डर हो आप, और 10% वोटिंग पावर आपके हाथ में है, तो जो भी बेनिफिट है उसका, ठीक है, जो भी बेनिफिट है उसका वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बैंकरप्टेड इंसान हो। आपका जो ट्रस्टी है ना, मतलब बेसिकली आपने जिन लोगों का पैसा मार के रखा या जिनका पैसा आपने रीपे नहीं कर पाया, ऐसे कई बार ऐसे नहीं होता सर हमेशा कि बंदा जानबूझ के नहीं दे पाता है, कई बार वो फंस जाता है ड्यू टू लैक ऑफ, ड्यू टू बैड बिजनेस पॉलिसी बंदा फंस जाते हैं, तो ऐसे केसेस में भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि notwithstanding that he has no longer any beneficial interest in the shares and the dividends are payable only to his trustee, ठीक है, उसके ट्रस्टी को मिलेगा इन बैंक्रप्सी, मतलब उनका जो भी डिटेल्स है, जो भी उनका मतलब पाना वगैरह जो भी है, वो उनका जो ट्रस्टी है उनके पास जाएगा। एन इंसॉल्वेंट शेयर होल्डर एज सो लॉन्ग एज ही रिमेन्स इन द रजिस्टर ऑफ द कंपनी एज ए मेंबर इज एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज हिज वोट्स which are attributed to his status as a member। जब तक वो कंपनी के मेंबर के रजिस्टर में उसका नाम है तब तक वो वोट दे सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट वगैरह किसी और को चले जाए, ठीक है, जो ट्रस्टी है उनके पास चले जाए, बिकॉज वो बैंकरप्सी मोड में है, ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन जब तक रजिस्टर में बंदा उसका नाम है कंपनी के रजिस्टर में, तब तक उसका स्टेटस रहेगा वोट का। क्लियर है सर बात? बोलो, यस सर। क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स 108 107 समझ गए, 108 में आ जाते हैं। ई वोटिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड अंडर सेक्शन 108, ये आजकल चल रहा है, बड़ा फेमस हो गया सर विद द कंपनीज। जैसे मैं एक दिन आप लोगों को बोल रहा था ना कि क्या हम लोगों के देश का जो वोट होता है पीएम सीएम चुनने वाला जो वोट होता है, क्या उसको ई वोटिंग कर देना चाहिए? तो किसी किसी ने बोला सर उसमें भी डुप्लीकेसी हो जाएगा या फिर पॉसिबल नहीं है, इंडिया इतना डेवलप नहीं हुआ है वगैरह वगैरह लेकिन सर कंपनी लेवल में इट्स पॉसिबल, बिकॉज हाँ ऑब्वियसली कोई 135 करोड़ की आबादी का वोट तो नहीं हो रहा है, एक कंपनी का 1000 2000 5000 10,000 मेंबर के बीच में हो रहा है, इट्स पॉसिबल।
The e-voting has been introduced under section 108 read with Companies Management Administration Rule 2014 and provides that a member in the prescribed class of companies may exercise his right to vote by electronic means. मतलब जिनके बारे में कंपनीज एक्ट ने या मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स के अंदर बोला है वही कर सकता है. Rule 20 of the Companies Rule 2014 provides a details procedure for electronic voting. तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का प्रोसीडियर बता के रखा है कंपनीज लॉ के अंदर, जो अभी आपको मैं बताऊंगा. डिटेल्स है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. डिटेल्स चीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. Voting through electronic means shall apply in respect of the general meetings for which notice are issued on or after the date of commencement of this rule. Companies providing its members to exercise right to vote by electronic means. Every listed company, listed मतलब शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट लिस्टेड, NSDL. थैंक यू सर. लिस्टेड सुन के ही क्या दिमाग में आना चाहिए कि वो स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी. एवरी लिस्टेड कंपनी जो स्पेशली NSE, BSE एज वेल एज CSE, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज आल्सो एक्टिव स्टॉक एक्सचेंज सर. ऑनलाइन ट्रेड नहीं कर पाते बट एक्टिव है. एवरी लिस्टेड कंपनी एंड द कंपनी हैविंग नॉट लेस देन 1000 मेंबर्स, नॉट लेस देन 1000 मेंबर मतलब कम से कम 1000 मेंबर होना चाहिए. Shall provide to its members facility to exercise their right to vote on resolution proposed to be considered at a general meeting by electronic means. Sir, there is another type of company. ये बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ का जो एरिया है उसके अंदर मैंने बोला कि निधि कंपनी के बारे में बात, ठीक है. एकदम पूरा बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ के अंदर इसके बारे में चर्चा होता है. जिन लोग अभी भी बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ किसी कारण से मिसिंग है वो मुझे एक बार याद दिलाएं, मैं उनको बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ का सारा क्लास शेयर करूंगा. आप लोग जरूर वहां पर ना टाइप्स ऑफ कंपनीज, डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ कंपनीज वो जरूर गो थ्रू करें, ठीक है. अगर जैसे मुझे लगता है अभिषेक का शायद बाकी है या संपत स्नेहिस का अगर बाकी है, जिसका भी बाकी है, या शालिनी का बाकी है बेसिक्स ऑफ, तो वो लोग वहां पर जरूर पढ़े सर. निधि और एन एंटरप्राइज और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं सर ये निधि कौन है, ठीक है. किसी लड़की का नाम नहीं रे बाबा. निधि कंपनीज वो कंपनीज, कौन बताएगा निधि कंपनीज क्या करते हैं? चुप मत होना सर, बोलो. निधि क्या करता है? हाँ फाइनेंस कंपनी है सर. हाँ फाइनेंस कंपनी है ऑब्वियसली. NBFC है बट किस तरह का NBFC टाइप है इसका एक निधि का? याद नहीं? थोड़ा सा कुछ मिसिंग हो रहा है, गलत हो जाएगा बोलो. तो याद आ रहा है क्या? ओके सर बेसिक नहीं किए इसलिए याद नहीं. हाँ बोलो बोलो. ইন্টারেস্ট মেম্বারসদের মধ্যে ওই টাকা লেন্ড করে ইন্টারেস্টের বিনিময়ে. वेरी गुड रोशनी. निधि कंपनी, ठीक है. निधि कंपनी इज अ टाइप ऑफ कंपनी जो अपने मेंबर्स के बीच में पैसा डिपॉजिट और लेंडिंग करते हैं. मतलब अब ऐसे मान के चलो कि निधि क्या है. निधि इज अ टाइप ऑफ कंपनी इन द इंडियन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर, NBFC है, recognized under section 406 of the Companies Act 2013. Their core business is borrowing and lending money between their members. मतलब जो उसका मेंबर बनेगा वो पैसा जमा भी करेगा निधि के अंदर और वहां से पैसा जरूरत के हिसाब से लोन भी लेगा. दे आर ऑल्सो नोन एज परमानेंट फंड. इसको परमानेंट फंड भी बोलते हैं. परमानेंट फंड या बेनिफिट फंड, म्यूचुअल बेनिफिट फंड, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी. म्यूचुअल फंड नहीं रे बाबा, म्यूचुअल बेनिफिट फंड्स, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी ऐसे हैं सर. निधि कंपनी है क्या सच में? हम लोग तो कभी देखे नहीं है. आप लोग देखे हो कभी निधि कंपनी, गए हो? हाँ सर. ईस्ट इंडिया में थोड़ा बहुत कम है कोलकाता में है थोड़ा बहुत है. आप लोगों में लेके चल रहा हूँ सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट में हमारे देश में निधि कंपनीज का लिस्ट. आप चाहो तो मेरे को बताना, मैं आप लोगों को शेयर भी कर सकता हूँ. लिस्ट ऑफ निधि कंपनीज दिखाई दे रहा है क्या? बहुत सारा है बट लिस्ट पूरा ऑलमोस्ट कितना है देखते हैं, लास्ट में जाते हैं सर. 245 निधि कंपनीज का लिस्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है. अच्छा कंपनीज का नाम कैसे हैं सर? सर कुछ इस तरह का नाम होता है सर. हिंदूपुर म्यूचुअल बेनिफिट परमानेंट कंपनी का नाम है. हिंदूपुर म्यूचुअल बेनिफिट परमानेंट. श्री तेजा बेनिफिट फंड लिमिटेड. कब कब आया है ये देखो.
9 जून 1918 1918 का है समझ रहे हो, ब्रिटिश जमाने से भी पहले। कहाँ है सर? मेन बाजार हिंदूपुर, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश। साउथ इंडिया में ज़्यादा चलता है सर, स्पेशली आंध्रा, तमिल, ये सब एरिया में ज़्यादा चलता है। श्री तेजा बेनिफिट, श्री वेंकटपुरा परमानेंट फंड लिमिटेड, ठीक है। धनचक्र परमानेंट फंड इंडिया लिमिटेड 95 में आया। विजय कृष्ण परमानेंट फंड, ठीक है। सब आंध्रा तमिल, आंध्रा तमिल, आंध्रा तमिल। सर कोई और स्टेट नहीं है क्या? हैदराबाद, हाँ आंध्रा तमिल ही दिखाई दे रहा है सर। मैं आपको बोला ना, ज़्यादातर आपको साउथ इंडिया ही दिखाई देगा, ठीक है। तमिलनाडु और आंध्रा दिखाई देगा, लेकिन आपको कुछ तो दिखाई दे देगा बंगाल वगैरह में। सर ढूंढो सर, बंगाल दिखने से बताना, बंगाल, उड़ीसा, ईस्ट इंडिया में कुछ है तो मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे तो सारा का सारा साउथ ही दिख रहा है अभी तक, इसीलिए शायद आप लोगों ने सुना नहीं या देखा नहीं। मैंने भी कभी विजिट नहीं किया। मदुराई तमिलनाडु, थोड़ा नीचे की तरफ देखते हैं। अरे बाप रे, उत्तर प्रदेश का मिला है सर एक, 1988 का है। अल्फला, अल्फला म्यूचुअल बेनिफिट्स लिमिटेड, सुल्तान मंजिल, बीएन रोड, लालबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। कर्नाटका का एक मिला है, वो भी साउथ का ही है। मुझे तो और किसी जगह का फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। एक वेस्ट बंगाल का मिला, सनसाइन म्यूचुअल बेनिफिट, नहीं ये भी उत्तर प्रदेश का है। तो ये टीचर्स वेलफेयर क्रेडिट एंड होल्डिंग 92 में बना है, विजयगढ़ कोलकाता। विजयगढ़ मतलब जादवपुर, अच्छा विजयगढ़ जादवपुर के पीछे होता है सर, तो साउथ सिटी के आसपास का एरिया है। साउथ सिटी बिल्डिंग है ना, वहाँ पर ऑफिस है बोल रहे हैं। अरे वाह, समझ रहे हैं सर आप लोग? इस तरह से होता है सर। 245 का लिस्ट है, चाहो तो आप गो थ्रू कर सकते हो। क्या बोला मैं आपको नाम? निधि कंपनीज, ठीक है। लिस्ट ऑफ निधि कंपनीज, द इंफॉर्मेशन कंटेन इन द लिस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ई रिकॉर्ड्स अवेलेबल इन एमसीए पोर्टल, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट से ही आपको मैंने दिखाने का कोशिश किया। क्यों दिखाए? बस आइडिया देने के लिए, और क्या है। जो चीज़ पढ़ रहे अगर उसका आइडिया मिल जाए, अच्छा लगता है ना सर कि हाँ भाई ये बात है। अच्छा देखो, कंपनीज प्रोवाइडिंग, मतलब जब निधि कंपनीज की बात आ गया सर, ये निधि और एन एंटरप्राइज और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रेफर टू इन चैप्टर एक्स बी और चैप्टर एक्स सी ऑफ द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मैं बोल रहा था ना आपको, सेबी के साथ बहुत सारा कनेक्शन चलता है, ये सेबी के साथ हो गया, ठीक है। जो सेबी एक्ट के अंदर एक्स बी चैप्टर, एक्स सी चैप्टर, सेबी का जो सिस्टम है उसके अंदर डिस्क्लोज किया गया है रेगुलेशन 2009 के हिसाब से, इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द फैसिलिटी टू वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इन लोगों को इलेक्ट्रॉनिक वोट्स का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो निधि के बारे में यहाँ पर क्लियरली बोला है, यहाँ पर भी बोला और बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ के अंदर भी बताया जाता है सर। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब रूल, निधि मीन्स अ कंपनी व्हिच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज अ निधि विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स अमंगस्ट इट्स मेंबर्स, receiving deposit from and lending to its members only for their mutual benefit, and which complies with such rules as are prescribed by the central government for regulation of such class of companies। तो क्या मतलब निकला यहाँ पर? क्या मतलब निकला सर? एकदम क्लियरली है, एवरी लिस्टेड कंपनी एंड अ कंपनी हैविंग नॉट लेस देन 1000 मेंबर्स, कम से कम 1000 मेंबर होना चाहिए, shall provide to its member facility to exercise their right to vote on resolution proposed to be considered at a general meeting by electronic means। A Nidhi or an enterprise or institutional investors referred to in chapter X, B or XC of Security Exchange Board of India Rule Regulation 2009 is not required to provide the facility to vote by electronic means। और निधि क्या है वो भी बता दिया, मतलब निधि इलेक्ट्रॉनिक वोट नहीं दे सकता, निधि का मेंबर इलेक्ट्रॉनिक वोट नहीं दे सकता, ठीक है। क्लियरली बता के रखा है सर। एक्सरसाइज ऑफ राइट बाय ए मेंबर, a member may exercise his right to vote through voting by electronic means on resolution, and the company shall pass such resolution in accordance with the provisions of this rule, ठीक है। प्रोसीडियर भी बता के रखा, ठीक है, कैसे करेगा, मतलब क्या रूल है वोट का, ठीक है। जैसे आप लोगों को इलेक्शन कमीशन हम लोगों को बताते हैं ना कि ऐसे 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 वोट होगा, ठीक है, कि वोट का डेट
डिक्लेयर करो, फिर वोट के लिए कितना सेना बाहिनी लगेगा, कितना पुलिस लगेगा वो बताओ, कौन कहाँ का पुलिस होगा वो बताओ, ठीक है, बहुत सारा चीज बताना पड़ता है। A company which provides the facility to its member to exercising voting by electronic means shall comply with the following procedure, जैसे कि notice of meeting. The notice of the meeting shall be sent to all the members, directors and auditors of the company. समझिएगा सर, all the members, directors and auditors of the company, either by registered post or speed post, through electronic means, namely registered email ID of the recipient or by courier services. ठीक है। नोटिस टू बी होस्टेड ऑन वेबसाइट, कंपनी का जो वेबसाइट है वहां पर तो होस्ट करना ही चाहिए, इसीलिए तो आजकल कंपनी का साइट होना जरूरी है। द नोटिस शैल आल्सो बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट इफ एनी, अगर है तो, ऑफ द कंपनी एंड ऑफ द एजेंसी फोर्थवीथ आफ्टर इट इज सेंड टू द मेंबर्स। अच्छा, कहीं पर लॉ में बोला नहीं यहाँ सर कि वेबसाइट बनाना ही पड़ेगा, इफ एनी। अच्छा, नोटिस कंटेनिंग द पर्टिकुलर, नोटिस में क्या लिखा रहता है, वोटिंग का, वोट के लिए नोटिस भेज रहा है सर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का, नोटिस में क्या लिखेगा, द नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल क्लियरली स्टेट द कंपनी इज प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एंड द बिजनेस में बी ट्रांजैक्टेड थ्रू सच वोटिंग। ठीक है, वो नोटिस के अंदर लिखा रहेगा कि भाई ये बात होगा और आपका इलेक्ट्रॉनिकली वोट होगा। That the facility for voting either through electronic voting system or ballot or polling paper shall also be made available at the meeting, and members attending the meeting who have not already cast their vote by remote voting shall be able to exercise their right at the meeting. ये भी लिखा होता है कि the facility for voting either through electronic voting system या फिर ballot system या polling paper जो भी करे shall also be made available at the meeting। जिस दिन मीटिंग होगा, मीटिंग के डेट में भी अवेलेबल रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम में नहीं देता है और अगर किसी मेंबर ने पहले ई वोट नहीं दिया तो वो यहाँ पर अपना वोट दे सकता है। दैट द मेंबर हु हैव कास्ट देयर वोट बाय रिमोट ई वोटिंग, अगर किसी मेंबर ने ई वोट दे दिया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग दे दिया प्रायर टू द मीटिंग, में ऑल्सो अटेंड द मीटिंग, वो मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ही वोट दे दिया अपना, लेकिन अगर आपने एक बार वोट दे दिया और मीटिंग के दिन जो है वोट ना, वो आप नहीं दे सकते, बट शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू कास्ट देयर वोट अगेन। अरे भाई, एक मैटर के लिए एक बार ई वोट, एक बार फिजिकल वोट थोड़ी ना हो सकता है। हाँ, वोट तो एक ही बार दे सकते हैं, या तो ई वोट दे दो या फिर। स्टार्ट होने से पहले वोट, हाँ बोलो। मीटिंग स्टार्ट होने से पहले वोट दे सकते हैं? हाँ, ई वोट पे दे सकता है ना। मीटिंग स्टार्ट का मतलब क्या, आपने रिमोट वोट दिया। हाँ, बात को समझो। से फॉर एग्जांपल की मीटिंग जिस दिन होगा उसके पहले ही ई वोटिंग हो गया, तो उसका रिकॉर्ड तो पहले से आ गया ना। ई वोट मतलब रिमोट वोटिंग, मतलब जहां पर शायद मेंबर नहीं आ पा रहा है तो वो रिमोट एरिया से वोट दे रहा है, उन्हीं के लिए तो ई वोट काम करेगा। तो अगर मीटिंग स्टार्ट होने से पहले उसका रिकॉर्ड हो गया तो वो फिर से मानो कि मीटिंग के दिन या मीटिंग के टाइम पे पहुंच गया, नहीं नहीं मेरा तो वोट नहीं हुआ, अरे भाई ये वोट पहले तुमने दे दिया, अब हो गया, तुम्हारा रिकॉर्ड आ गया। ओ अच्छा, वो कंटेस्टेंट वगैरह जो शो वगैरह में रहता है, हमें वोट करिए फोन से जो वोट करते हैं वो वाला सिस्टम। हाँ, काइंड ऑफ ऐसे ही बोल सकते हो आप। ठीक है, ये नोटिस में लिखा होता है, नोटिस कंटेनिंग द पर्टिकुलर। द नोटिस शैल इंडिकेट द प्रोसेस एंड द मैनर फॉर वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, indicate the time schedule including the time period during which the votes may be cast by remote voting। remote voting का भी एक टाइम पीरियड होता है कि भाई इसके अंदर ही आप वोट करें, जैसे आपने बोला ना अभी, ठीक है, वो रियलिटी शोज के लिए बोलते हैं ना। हाँ बोलो। বিকেল 5 PM অবধি যেটা ওইটা। हाँ, टाइम उसी तरह का, ठीक है, टाइप ऑफ बता देता है नोटिस के अंदर, भाई इतने से इतने के अंदर आप वोट देना। আচ্ছা, জেনারেল মিটিং এর মানে প্রিসিডিং যে ডেট, মানে তার 3 দিন আগে অবধি যে ডেটটা থাকে ওইরকমই তো বোধহয়। वो नोटिस का डेट मैं अभी आपको आगे आगे बता रहा हूँ, ठीक है, कि कितना दिन पहले नोटिस भेजा जाता है, क्या होता है, वो मैं आगे बताता हूँ आपको। देखो, प्रोवाइड द डिटेल अबाउट द लॉगिन आईडी, आप वोट दोगे तो आपको एक लॉगिन आईडी भी दिया जाएगा कंपनी का, जो भी सॉफ्टवेयर होगा। स्पेसिफाई द प्रोसेस एंड मैनर फॉर जनरेटिंग और रिसीविंग द पासवर्ड एंड फॉर कास्टिंग ऑफ वोट इन सिक्योर मैनर। ठीक है, आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा और उस आईडी पासवर्ड के थ्रू से सिक्योर मैनर पे वोट दीजिएगा। और ये नोटिस पब्लिकेशन कब करना होगा, the company shall cause a public notice, the company shall cause a public notice by way of an advertisement to be published immediately on completion of dispatch of notice for meeting under clause 1 of subrule 4, but at least 21 days before the date of general meeting। ठीक है, जनरल मीटिंग होने से कम 21 दिन पहले, एटलीस्ट वंस इन ए वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर। कहाँ एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, पब्लिकेशन करना पड़ेगा वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में, ठीक है, मतलब उस एरिया का जो भी वहाँ का लैंग्वेज है उसके हिसाब से, ऑफ द डिस्ट्रिक्ट
जिस डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हमारे देश में लैंग्वेज चेंज हो जाता है, in which the registered office of the company is situated and having a wide circulation in that districts, and at least once in English language is an English newspaper having countrywide circulations, ठीक है, and specifying in the said advertisement inter alia the following matters namely, उसके साथ और क्या क्या statement that the business में भी transacted, क्या क्या नोटिस में बोलोगे आप, ठीक है, नोटिस का जो पब्लिकेशन करोगे उसमें क्या बोलोगे कि भाई क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा थ्रू वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के लिए जो वोट हो रहा है उसमें क्या क्या बिजनेस स्टेटमेंट डिस्कशंस होगा, द डेट एट द टाइम कमेंसमेंट ऑफ रिमोट वोटिंग, वहां पर ये भी बोला जाएगा कि कौन से डेट में होगा और किस टाइम ड्यूरेशन के अंदर होगा, ठीक है, अगर से फॉर एग्जांपल आज 7 जनवरी है, वोट होगा 21 दिन पहले वो बताएगा, से फॉर एग्जांपल वोट होगा 4 फरवरी को, ठीक है, तो 4 फेब के अंदर वोट होगा, कितने बजे से कितने बजे के अंदर ही वोटिंग होगा वो भी बता देगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड भी आपको दे देगा, ठीक है, आपको बस ई वोटिंग करना है, द डेट एंड टाइम ऑफ एंड ऑफ रिमोट ई वोटिंग, ठीक है, टाइम एंड डेट एंड कब होगा, कट ऑफ डेट कुछ है कि नहीं, ठीक है, वो भी बता देगा, द मैनर इन विच पर्सन्स हु हैव एक्वायर्ड शेयर्स, the manner in which persons who have acquired shares and become members of the company after the dispatch of the notice may obtain the login ID and password. The statement that statement में ये भी लिखा होता है remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. टाइम अगर निकल गया ना तो उसके बाद और आप वोट नहीं दे सकते, ठीक है, हर चीज का एक टाइम लिमिटेशन तो होता है ना सर, है ना, हर चीज का टाइम लिमिटेशन होता है, तो अगर टाइम निकल गया तो और नहीं होगा. The manner in which the company shall provide for voting by members present at the meeting. A member may participate in general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting. Suppose उसने remotely e-vote दे दिया और फिर बाद में वो मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहा है, बट वहां पर वो फिर से और वोट नहीं दे सकता, ये मैं 2 मिनट पहले भी बताया. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut off date only shall be entitled. मतलब कट ऑफ मतलब बात है कि देखो सर, ये जो स्पेशली पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के केस में जो स्टॉक मार्केट लिस्टेड होते हैं, मेंबर्स तो किसी भी मोमेंट में लोग बन जाते हैं, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को 2 मिनट पहले डिश टीवी के शेयर्स के बारे में बात कर रहा था, जैसे मार्केट डेली ओपन रहता है सर, मंडे टू बोलो मंडे टू फ्राइडे फ्राइडे 9:15 से 3:30 3:30 3:30 बजे तक 9:15 से 3:30 बजे तक मार्केट डेली ओपन होता है. अब आप किसी भी मोमेंट में किसी ही कंपनी का शेयर खरीद सकते हो एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे, उस दिन मार्केट ओपन नहीं है, तो मार्केट ओपन के डे में कोई भी कंपनी का शेयर होल्डर बन सकते हो आप. कल अगर आपको मन हुआ आप डिश टीवी का 1000 शेयर खरीद लिए, ऐसे मत खरीद लेना सर, बस बता रहा हूँ आपको, तो जैसे ही आप कंपनी का शेयर होल्ड कर लेते हो तो आप तो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाते हो. लेकिन वही बात है सर, कट ऑफ डेट क्या बताते हैं कि भाई किस डेट के अंदर शेयर खरीदने से आपको वोट के लिए चुना जाएगा, मतलब ये दिस इज कट ऑफ डेट, जैसे आप लोगों का होता है ना कट ऑफ डेट फॉर एडमिशन, कट ऑफ डेट फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, वैसा ही कट ऑफ डेट फॉर शेयर होल्डर्स, मतलब वोट देने लायक शेयर होल्डर बनने के लिए एक कट ऑफ डेट भी डिसाइड कर दिया जाता है, ठीक है, कि भाई बंदा अगर 7 जनवरी से पहले शेयर खरीदा है, शेयर होल्डर बना है, तो वो वोट दे सकता है, काइंड ऑफ दैट. बात समझ में आ रहा है सर? बोलो, क्लियर हो रहा है बात, हाँ या ना, ना है तो भी बोलो, हाँ है तो भी बोलो. हो रहा है सर. A person who's okay sir. A person whose name is recorded in the register of member or in the if the register of beneficial owners maintained by the depositories, depositories जैसे कि NSDL बोलते हैं, CDSL के नाम से भी जाना जाता है. इंडिया में 2 डिपोजिटरीज है सर, ठीक है, जिनके पास मतलब शेयर होल्डर का डिटेल्स होता है. आप कंपनी का डीमैट के थ्रू से कंपनी का शेयर होल्ड करते हो ना, किसी भी कंपनी का आप स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनीज का डीमैट से खरीदते हो, तो उसके लिए जो भी डेटा है ना वो NSDL CDSL के पास होता है. नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपोजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड, ठीक है, ये दोनों कंपनी स्टॉक मार्केट लिस्टेड है मोस्ट प्रोबेबली. यस, NSDL तो पहले से ही था, CDSL भी शायद आ गया स्टॉक मार्केट में, मतलब इनका भी, ये भी शेयर मार्केट में है, ठीक है, अभी बाद में दिखाता हूँ आपको. अच्छा,
As on the cutoff date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting. मतलब कौन शेयर होल्डर को वोट देने के लायक माना जाएगा, उसके लिए क्या डेट के अंदर उसको शेयर होल्डर बनना पड़ेगा, उसका भी कट ऑफ डेट के बारे में नोटिस के अंदर डिटेल्स में बता देना चाहिए, ठीक है ना। वेबसाइट एड्रेस ऑफ द कंपनी, कंपनी का वेबसाइट क्या है, इफ एनी, अगर कंपनी का कोई वेबसाइट है, एंड ऑफ द एजेंसी वेयर नोटिस ऑफ द मीटिंग इज डिस्प्लेड, अगर कोई एजेंसी भी है जिनके थ्रू से नोटिस शेयर करते हैं तो वो भी डिस्प्ले कर दिया जाए नोटिस के अंदर। नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू एड्रेस द ग्रीवांस कनेक्टेड विद द फैसिलिटी फॉर वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ मीन्स में वोटिंग के लिए कोई तो बंदा होगा, कोई तो ऑर्गेनाइजेशन होगा, कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा ना, जिसके पास हम कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, उनका डिटेल्स भी। प्रोवाइडेड दैट द पब्लिक नोटिस शैल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी इफ एनी एंड ऑफ द एजेंसी, ठीक है। ये भी आपको वेबसाइट में या फिर एजेंसी के साइट में आप डाल सकते हो, ठीक है। टाइम फॉर ओपनिंग ऑफ ई वोटिंग, ई वोटिंग ओपन करने का क्या टाइम पीरियड है। द फैसिलिटी फॉर रिमोट ई वोटिंग शैल रिमेन ओपन फॉर नॉट लेस देन 3 days। अभी इसके बारे में कौन बात कर रहा था, इसके बारे में अभी बात कर रहा था कोई, स्नेहेश, हाँ स्नेहेश बोलছিলি तो। हाँ सर। वेरी गुड सर। द फैसिलिटी फॉर रिमोट ई वोटिंग शैल रिमेन ओपन फॉर नॉट लेस देन 3 days, ठीक है, 3 दिन से कम नहीं होना चाहिए, एंड शैल क्लोज एट 5 PM ऑन द डेट ऑफ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। जिस दिन मीटिंग होगा, जिस दिन जनरल मीटिंग होगा, से फॉर एग्जांपल जनरल मीटिंग होगा 8th of January 2022, ठीक है, तो वोट का लास्ट टाइम क्या होना चाहिए, 7 Jan, कितने बजे, शाम को 5 बजे तक। द फैसिलिटी फॉर रिमोट ई वोटिंग शैल रिमेन ओपन फॉर नॉट लेस देन 3 days, 3 दिन से कम नहीं होना चाहिए, एंड शैल क्लोज एट 5 PM ऑन द डेट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। जिस दिन जनरल मीटिंग है, अगर जनरल मीटिंग 8 Jan को है तो 7 Jan 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक वोट का, ई वोटिंग का ऑप्शन खुला रहना चाहिए। क्लियर हुआ बात, बोलो सर। यस सर। अरे sir, option for remote e-voting during the period when facility for remote e-voting is provided, the member of the company holding shares either in physical form, actually पुराने जमाने में फिजिकल फॉर्म होता था, मतलब जो बहुत ही पुराने जमाने में शेयर खरीद के रखा था ना, उनका फिजिकल फॉर्मेट में होता था। आजकल भी किसी किसी केस में फिजिकल फॉर्म यूज किया जाता है, बट इन जनरल सारा का सारा फॉर्म अभी डिजिटल फॉर्मेट में है, और हाँ प्राइवेट में अभी भी होता है। लेकिन आजकल जो भी स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनीज होते हैं, इनका डिजिटल फॉर्मेट में ही शेयर होल्ड करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्यार से डीमेटेरियलाइज्ड या डीमैट, हाँ डीमेटेरियलाइज्ड या फिर डीमैट अकाउंट, ठीक है। डीमैट अकाउंट, शेयर मार्केट में अकाउंट ओपन करना है तो आपको डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट या डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, जिसको डिजिटली सारा का सारा शेयर्स का डिटेल्स पता चल जाता है, ठीक है। BSE NSE के थ्रू से आप डीमैट अकाउंट किसी भी ब्रोकिंग कंपनीज के थ्रू से आपको ओपन करना होगा, और आपका जो डीमैट अकाउंट है वो बेसिकली डिपोजिटरीज के पास होते हैं, मतलब NSDL CDSL के पास। कोई ब्रोकिंग कंपनीज के पास डीमैट नहीं होता, डीमैट का जो सिक्योरिटी है वो NSDL CDSL के पास होता है। ब्रोकर तो बस जरिया है जिनके थ्रू से सारा का सारा डिटेल्स इनके पास जमा होता है, ठीक है, ये नॉर्मल सिस्टम है। अच्छा देखो सर, ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन फैसिलिटी फॉर रिमोट ई वोटिंग इज प्रोवाइडेड द मेंबर ऑफ कंपनी होल्डिंग शेयर्स आइदर इन फिजिकल फॉर्म या फिर डिजिटल फॉर्म एज ऑन द कट ऑफ डेट में ऑप्ट फॉर रिमोट ई वोटिंग, प्रोवाइडेड दैट वंस द वोट ऑन ए रेजोल्यूशन इज कास्ट बाय द मेंबर ही शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज इट सब्सिक्वेंटली और कास्ट द वोट अगेन, ठीक है, चेंज नहीं कर सकते या फिर से वोट नहीं दे सकते, लेकिन एक अलग ऑप्शन मिलता है जो आपको मैं आगे आगे बताता हूँ। Provided further that a member may participate in general meeting even after exercising his right to vote through remote voting but shall not be allowed to vote again। ये चीज बार बार बोल रहा है सर। अच्छा, at the end of remote e-voting period, e-voting period जैसे ही खत्म हो जाए, the facility shall forthwith be blocked, facility भी खत्म हो जाएगा। Provided that if a company opts to provide the same electronic voting system as used during remote e-voting during the general meeting, अगर जनरल मीटिंग चलने के टाइम पे भी कंपनी चाहते हैं कि मैं रिमोट ई-वोटिंग ऑप्शन ओपन रखना चाहता हूं, the said facility shall be in operation till all the resolution are considered, जब तक रेजोल्यूशन कंसीडर ना हो जाता, एंड वोटेड अपॉन इन द मीटिंग एंड मे बी यूज्ड फॉर वोटिंग ओनली बाय द मेंबर्स अटेंडिंग द मीटिंग, सिर्फ उन्हीं के लिए ओपन रखेगा जो मीटिंग में अवेलेबल होता है।
and who have not exercised their right to vote through remote e-voting. मतलब से फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि नॉर्मली अगर 8 जैन को एजीएम है, ध्यान से समझना सर, अगर कल मतलब 8 जैन को एजीएम है, नॉर्मल रूल बताते हैं कि कम से कम 3 दिन के लिए आपको रिमोट वोटिंग ई वोटिंग ओपन रखना चाहिए, ठीक है। इससे पहले रिमोट ई वोटिंग आपको कम से कम 3 दिन के लिए ओपन रखना पड़ेगा। और ये रिमोट ई वोटिंग कब खत्म होगा? 7 जनवरी को शाम को 5 बजे, ठीक है, 5 PM इवनिंग तक 7 जन को ओपन रहेगा। लेकिन मतलब ये तो ओपन क्लोज हो गया 7 जन 5 बजे। The facility shall forthwith be blocked normally, provided that if a company opts to provide the same electronic voting system as used during the remote e-voting during the general meeting, general meeting के टाइम पे भी कंपनी चाहते हैं कि वो e-voting रखे, the said facility shall be operation till all the resolution are considered, जब तक सारा का सारा resolution consider नहीं किया जाता and voted upon the meeting and may be used for voting only the members attending the meeting, सिर्फ उन्हीं के लिए अवेलेबल रखा जाएगा जिन्होंने मीटिंग अटेंड किया है और जिन्होंने इससे पहले ई वोटिंग नहीं किया है। क्लियर हुआ बात? बताइएगा कोई डाउट है तो। यस सर। ठीक है, अब वोट तो होगा, जैसे हमारे देश में वोट होता है तो वोट का स्क्रूटनी कौन करता है? जल्दी बोलो, वोट सही तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसका देखभाल कौन करता है? अरे बोलो ना। देश का वोटिंग कमीशन वाले, देश का इलेक्शन कमीशन वाले, है यस ना, सर। कंट्री का बात कर रहे हैं सर। वैसा ही ये जो वोट चलेगा इसका भी तो कोई कमीशनिंग करेगा, इसका भी तो कोई स्क्रूटिनी होना चाहिए। तो कौन बनता है स्क्रूटिनाइजर? हाँ, अपॉइंटमेंट ऑफ स्क्रूटिनाइजर। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते सर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल अपॉइंट वन और मोर स्क्रूटिनाइजर who may be चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, कहीं पर जॉब करने वाले नहीं, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट है, प्रोफेशनल है। इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल समझते हो ना, जो प्रैक्टिस करते हैं और इंडिपेंडेंटली किसी कंपनी में जाके एडवाइस देता है, ठीक है, या फिर उनको बुलाते हैं तो वो जाके एडवाइस देता है, अपना काम अपने मर्जी से करता है, ठीक है, किसी के कहने पे नहीं करता, ठीक है। तो चार्टर्ड अकाउंट मतलब ऐसे नहीं कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी में जॉब भी कर सकता है, कोई कॉस्ट अकाउंटेंट कंपनी में जॉब भी कर सकता है, कोई कंपनी सेक्रेटरी कंपनी में जॉब भी कर सकते हैं, ऐसा वाला नहीं, प्रैक्टिसिंग सारे के सारे, लाइसेंस होल्डिंग प्रैक्टिसिंग, ठीक है। तो ऐसा टाइप का चार्टर्ड, ऐसा टाइप का कॉस्ट अकाउंटेंट, ऐसा टाइप का कंपनी सेक्रेटरी और एन एडवोकेट और एनी अदर पर्सन हु इज नॉट इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी में एम्प्लॉयड नहीं है, एंड इज ए पर्सन ऑफ रेप्यूट, रेपुटेशन भी है, who in the opinion of the board can scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner, है ना। मतलब ऐसे किसी को तो नहीं बना सकते जिनका नॉलेज नहीं हो। ऑब्वियसली कंपनीज कैसे चलना चाहिए इसके बारे में नॉलेज चार्टर्ड को होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट को होता है, कंपनी सेक्रेटरीज को होता है, एडवोकेट्स को भी होते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप में नॉलेजेबल लोगों को ही हमें चाहिए जो स्क्रूटिनी कर सकता है, ठीक है। जिनके पास नॉलेज नहीं वो थोड़ी ना कर पाएगा। और किस तरह से ई वोटिंग प्रोसेस चलेगा, किस तरह से ट्रांसपेरेंट मैनर में वोट चलेगा, इसका पूरा का पूरा देखभाल जरूरी है सर। आप देख रहे हो ना, हजार हजार करोड़ की खेल चलता है, हजार हजार करोड़ का। स्टार्टिंग में ही आप लोग एक केस बताया आज का, यस बैंक एंड डिश टीवी का टसल, हाँ। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़े बड़े खिलाड़ी से ये सब चीजें संभालना पड़ता है, मजाक नहीं है। प्रोवाइडेड दिस स्क्रूटिनाइजर सो अपॉइंटेड में टेक असिस्टेंस ऑफ ए पर्सन, स्क्रूटिनाइजर किसी का असिस्टेंस भी ले सकते हैं, ऑफ ए पर्सन हु इज नॉट इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एंड हु इज वेल वर्स्ड विद द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूरी नहीं कि उसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को जरूरी नहीं कि उसको भी ई वोटिंग का नॉलेज हो, कंपनी सेक्रेटरीज को भी जरूरी नहीं कि उसको ई वोटिंग का नॉलेज हो। तो ये ई वोटिंग टेक्नोलॉजी कैसे काम करते हैं, इनके लिए अगर किसी और टेक्नोलॉजी का नॉलेज रखने वाला कोई आउटसाइडर है जो कंपनी का एम्प्लॉयर नहीं है, एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, ठीक है, कंपनी के साथ किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, ऐसे किसी भी बाहर वाले से साथ वो स्क्रूटिनाइजर रख सकते हैं। मतलब स्क्रूटिनाइजर सो अपॉइंटेड में टेक असिस्टेंस ऑफ ए पर्सन जिनको ई वोटिंग का नॉलेज हो। समझ आ गया सर? बोलो, समझ आ गया? सर
स्क्रूटिनाइजर का फंक्शन क्या है? द स्क्रूटिनाइजर शैल बी विलिंग टू बी अपॉइंटेड एंड बी अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ ascertaining the requisite majority. रोल ऑफ ए चेयरमैन क्या है? द चेयरमैन शैल बी at the general meeting at the end of discussion on the resolution on which voting is to be held allow voting as provided in clause A to H of subrule 1 of subrule 21 as applicable with the assistance of scrutinizer by use of ballot or polling paper or by using an e-voting means जो भी डिटेल्स में वोट हुआ है, ठीक है, e-voting system for all those members who are present at the general meeting but have not cast their vote by availing the remote e-voting facility. एंड लास्ट में आता है सर काउंटिंग वोट्स, है ना? वोट तो हो गया, इलेक्शन कमीशन बड़ा खुश, वोट हो गया, स्क्रूटिनाइजर बड़ा खुश, वोट हो गया, काउंटिंग करना है ना अभी. द स्क्रूटिनाइजर शैल इमीडिएटली आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ वोटिंग एट द जनरल मीटिंग फर्स्ट काउंट द वोट कास्ट एट द मीटिंग, thereafter unblock the vote cast through remote e-voting in the presence of at least 2 witness. कितना? 2 विटनेस होना चाहिए. स्क्रूटिनाइजर ही काउंट करेगा बट कम से कम 2 विटनेस होना चाहिए जो नॉट इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी. ऐसा विटनेस चाहिए जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट के कैटेगरीज में नहीं है. एंड मेक नॉट लेटर देन 3 days ऑफ कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग अ कंसोलिडेटेड स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट, मतलब जितना सारा स्क्रूटिनाइजर रहेंगे सभी का रिपोर्ट चाहिए ऑफ द टोटल वोट कास्ट इन फेवर और अगेंस्ट. मतलब एक स्क्रूटिनाइजर से तो नहीं हो सकता, तो 3-4 जितना भी है, चार्टर्ड कॉस्ट अकाउंटेंट, लॉयर्स, जितना भी है, सबका मिला जुला के कंसोलिडेटेड रिपोर्ट लिया जाएगा कि कितना वोट फेवर में है मोशन के, कितना वोट अगेंस्ट में है, इफ एनी, टू द चेयरमैन ऑफ ए पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम इन राइटिंग हु शैल काउंटर साइन द सेम, provided that the chairman or a person authorized by him in writing shall declare the result of the voting forthwith. अब ये वोट का जो भी रिजल्ट आएगा वो जो भी चेयरमैन बनेगा मीटिंग का उन्हीं को डिक्लेयर करना पड़ेगा. It is hereby clarified that the manner in which the members have cast their votes, that is affirming or negating, ठीक है, पॉजिटिव साइड हो नेगेटिव साइड हो रेजोल्यूशन का, shall remain secret, ठीक है, उनके बारे में सारा डिटेल सीक्रेट रखा जाएगा एंड नॉट अवेलेबल टू द चेयरमैन. ठीक है, ये चेयरमैन के पास भी नहीं होगा. स्क्रूटिनाइजर और एनी अदर पर्सन टिल द वोट्स आर कास्ट इन द मीटिंग. ठीक है, जब तक पूरा का पूरा मीटिंग का वोट कास्टिंग कंप्लीट नहीं हो जाता. आगे बात करते हैं सर एक्सेस टू डिटेल्स. अब ये जो भी वोट का डिटेल्स बनेगा इसका एक्सेस किसके पास जाएगा? ध्यान से देखो. For the purpose of ensuring that members who have cast their votes through remote e-voting do not vote again at the general meeting, the scrutinizer shall have access after the closure of a period for remote e-voting and before the start of general meeting to details relating to members such as their names, folios, number of shares held and such other information that the scrutinizer may require who have cast votes through remote e-voting but not the manner in which they have cast their votes. ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर. अब ये चीज को रजिस्टर में मेंटेन करना होगा. ठीक है, स्क्रूटिनाइजर शैल मेंटेन ए रजिस्टर आइदर मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिकली टू रिकॉर्ड द एसेंट और डिसेंट रिसीव्ड, मतलब हाँ या ना जो भी मिला है, मेंशनिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ नेम, एड्रेस, फोलियो नंबर, क्लाइंट आईडी ऑफ द मेंबर्स, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड वेदर द शेयर्स हैव डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. एक होता है सर डीवीआर, बात करेंगे कभी, दूसरा चैप्टर्स में बात होगा, टाइप्स ऑफ शेयर्स होगा उसमें बात करेंगे. डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स क्या होता है अभी मैं डिस्कस नहीं कर सकता डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, बट आई विल डिस्कस इन लेटर चैप्टर्स. डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स किसको बोलते हैं? सेफ कस्टडी रजिस्टर. द रजिस्टर एंड ऑल अदर पेपर्स रिलेटिंग टू वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स shall remain in the safe custody of the scrutinizer until the chairman consider approves and sign the minutes. मतलब वोट का मिनट्स मतलब रिजोल्यूशन के बाद जो मिनट रेडी किया जाता है जब तक उसमें चेयरमैन का साइन नहीं आ जाता, एंड देयर आफ्टर द स्क्रूटिनाइजर शैल हैंड ओवर द रजिस्टर एंड अदर रिलेटेड पेपर्स टू द कंपनी. सारा का सारा डिटेल्स कंपनी को ट्रांसफर कर देगा एंड उसके बाद रिजल्ट्स आ जाएगा. जैसे वोट का रिजल्ट टीवी में देखते हैं हम लोग, वैसा ही वेबसाइट में आ जाएगा. द रिजल्ट डिक्लेयर्ड अलोंग विद द रिपोर्ट ऑफ द स्क्रूटिनाइजर शैल बी रिप्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी. जैसे आप लोगों का रिजल्ट आता है ना इंस्टीट्यूट का एग्जाम का, वैसा वेबसाइट में भी ये छापना चालू हो जाएगा अगर वेबसाइट है तो. प्रोवाइडेड दैट इन केस of the companies whose equity shares are listed on a recognized stock exchange, the company shall simultaneously forward the results to the concerned stock exchange. अगर वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो उसका डिटेल्स स्टॉक एक्सचेंज में भी जाना चाहिए, लाइक BSE, NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी जाना चाहिए. Where its equity shares are listed and such stock exchange or exchange shall place the results on its their website. BSE, NSE के साइड में भी वो रिजल्ट्स शो होना चाहिए. समझ रहे हैं सर कितना ट्रांसपेरेंसी का ध्यान रखा गया? अरे
आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? यस सर। Passing the date of resolution subject to receipt of requisite number of votes, the resolution shall be deemed to be passed on the date of relevant general meeting. Explanation: for the purpose of this clause, the requisite number of votes shall be the votes required to pass the resolutions. ये resolutions आगे बात करेंगे. resolutions क्या होता है कि कंपनी जो भी डिसीजंस लेते हैं ना उसको resolutions बोलते हैं. उसका भी दो तरह होता है, एक ऑर्डिनरी एक स्पेशल. ठीक है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशंस. ये 114 के अंदर बोला गया है, इसी चैप्टर के अंदर आएगा सर 114. आई विल डिस्कस, आगे बात करते हैं इसके बारे में. ठीक है, तो वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस के लिए कितना वोट चाहिए नॉर्मली अगर आपको यहाँ बता सकता हूँ. फॉर पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस यू नीड एटलीस्ट 50% वोट, और स्पेशल रेजोल्यूशंस के लिए आपको कम से कम 75% वोट की जरूरत है पास कराने के लिए. ठीक है, तभी जाके रेजोल्यूशन पास हो पाता है, अदरवाइज नहीं. आगे बात करेंगे सर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस में क्या बात हो सकता है, स्पेशल में क्या हो सकता है. ठीक है, तो वो आगे चर्चा करेंगे. ठीक है, resolutions not to be withdrawn, resolution proposed to be considered through voting by electronic means shall not be withdrawn. इसको आप withdraw नहीं कर सकते. कैसे होते हैं सर voting by electronic means? सेक्शन 108 क्रिटिकल एनालिसिस हो गया सर, बताओ. अभी तो बस प्रोविजंस ही पढ़े अच्छे से, इसके बाद आगे क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस होगा, या फिर चैप्टर के नीचे भी आपको अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेगा, आप उसे भी देखो घर पे. लेकिन अगर आप अच्छे से प्रोविजंस को पढ़ते हो, रूल्स को पढ़ते हो, और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के टाइम पे लिख के प्रैक्टिस करते हो, पॉइंट को याद करने के लिए लिख के प्रैक्टिस करते हो, तभी जाके एग्जाम के हॉल में आपका हाथ चलेगा, टाइम मैनेज कर पाओगे. नहीं तो मुश्किल में पड़ जाओगे सर. बहुत मेहनत करना पड़ता है, तभी जाके चार्टर्ड कॉस्ट या कंपनी सेक्रेटरीज बन पाते हैं. मेहनत करना सर, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा सर. बार बार बोल रहा हूँ, जो भी पढ़ रहे हो पॉइंट को रिमेंबर करने के लिए लिख के पढ़ो. क्वेश्चन आंसर को पढ़ने के टाइम पे लिख के प्रैक्टिस करो. अगर लिख के नहीं करोगे एग्जाम के टाइम पे मैनेज नहीं कर पाओगे. अच्छा, बाकी चीज़ों भी बता दें एक बार, क्या डिमांड फॉर पोल ये सब भी, अरे बता देते हैं ना. Demand for poll, section 109. Section 109 provides that before or an alteration of results of the voting on any resolutions by show of hands, the chairman of the meeting on his own or on demand made by specified members in that behalf. कई बार पोल का डिमांड किया जाता है, तो कुछ लोग डिमांड कर सकते हैं. मेंबर्स हु कैन डिमांड फॉर पोल, कुछ मेंबर्स डिमांड पोल वोट के लिए डिमांड करते हैं. In case a company having a share capital by members present in person or proxy, चाहे प्रेजेंट इन पर्सन हो या प्रेजेंट बाय प्रॉक्सी हो, ठीक है, वेर अलाउड, अगर प्रेजेंट पर्सन प्रेजेंट हो जितना मेंबर्स प्रॉक्सी के थ्रू से हो, अगर वो अलाउ करता है, एंड हैविंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, मतलब टोटल वोट का 10 का 1 भाग भी वोटिंग पावर है उनके पास एटलीस्ट, और होल्डिंग शेयर्स ऑन व्हिच एन एग्रीगेट सम ऑफ नॉट लेस देन 5 लाख. एग्रीगेट शेयर्स का जो वैल्यू है वो कम से कम 5 लाख होना चाहिए, या फिर उससे ज्यादा जो प्रेस्क्राइब किया गया है पेड अप कैपिटल के हिसाब से, तो वो डिमांड फॉर पोल बुला सकते हैं. मतलब वो अलग से डिमांड करके पोल वोट करा सकते हैं. इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी जिनका 1/10 या प्रॉक्सी वगैरह का बात नहीं है, बाय एनी मेंबर और मेंबर प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी वेर अलाउड एंड हैविंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर. मतलब अगर पेड अप कैपिटल 5 लाख का बात है या 1/10 का बात है तो वो हो सकता है, और बाकी किसी भी कंपनी के लिए कम से कम 1/10 वोटिंग पावर जिनके पास रहेगा वो लोग डिमांड फॉर पोल कर सकते हैं. और ये डिमांड फॉर पोल या पोल वोट के लिए जो सेक्शन 109 का मौका मिलता है, चेयरमैन भी कभी अपने मर्जी से बुला सकता है ऑन हिज ओन. ठीक है, बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ वोटिंग, वोट का रिजल्ट निकलने से पहले, और एनी रेजोल्यूशन बाय शो ऑफ हैंड्स, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग ऑन हिज ओन और डिमांड मेड बाय द स्पेसिफाइड मेंबर्स. ठीक है, स्पेसिफाइड मेंबर्स पोल के लिए डिमांड कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे. लेकिन अगर उनको जरूरत पड़े तो वो डिमांड फॉर पोल विथड्रॉल भी कर सकता है. द डिमांड फॉर पोल मे बी विथड्रॉन बाय द पर्सन हु मेड द डिमांड एट एनी टाइम. किसी भी मोमेंट में वो डिमांड फॉर पोल को विथड्रॉल भी कर सकता है. ए पोल डिमांड ऑफ एडजॉर्न मीटिंग, अगर मानो कि पोल डिमांड किया गया था मीटिंग में, लेकिन वो मीटिंग एडजॉर्न हो गया. एडजॉर्न समझते हो ना, एडजॉर्नमेंट मतलब होना था पर
नहीं हुआ, बाद में होगा। A poll demanded for adjournment of the meeting or appointment of chairman of the meeting shall be taken forthwith. A poll demanded on any question other than adjournment of the meeting or appointment of chairman, मतलब किस मैटर पे पोल कर रहे हो आप, या तो मीटिंग एडजर्नमेंट के बारे में या फिर आप चेयरमैन अपॉइंटमेंट के बारे में, शैल बी टेकन एट सच टाइम नॉट बीइंग लेटर देन 48 आवर्स फ्रॉम द टाइम व्हेन द डिमांड वाज मेड। कम से कम 48 घंटे के अंदर आपको करना चाहिए एज द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग में डायरेक्ट, जो मीटिंग का चेयरमैन है वो अगर बताए तो। पर अ पोल इज टू बी टेकन, द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग शैल अपॉइंट अ स्क्रूटिनाइजर, अगर पोल होगा तो स्क्रूटिनाइजर आ जाएगा ताकि वो पोल प्रोसेस को देखे, एंड वोट गिवन ऑन पोल एंड टू रिपोर्ट देयर ऑन। मतलब बिना स्क्रूटिनाइजर के तो बात नहीं बनेगा। अब ये तो मत पूछो सर कि स्क्रूटिनाइजर कौन बनता है, अभी अभी बात करके आए। स्क्रूटिनाइजर का काम क्या है? To ensure proper conduct of polling process, maintain proper records of the poll, to submit the report to the chairman of the meeting which shall contain the details of vote cast in favor and against of the resolution, to ensure that the compliance of the provision section 109 of rule 21, सब कुछ as per section हुआ है कि नहीं हुआ है इसके बारे में बात करने के लिए, ठीक है। तो बस, और बाकी जो प्रोसेस वगैरह है ना ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप में है, जो अभी आपको मैं डिमांड बाय पोल की तरह बोल के आया ना, तो ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ, आप लोग एक बार गो थ्रू चाहो तो कर सकते हो, चाहो नहीं ऑब्वियसली करना, ठीक है। ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ पॉइंट्स के थ्रू से यहाँ पर जैसे 108 में हुआ था ना, उसी तरह का आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। और ये जो पोल का बात है, ये पोल डिमांड का जो बात है ना, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 101, 107 एंड 109 टू प्राइवेट कंपनीज, क्या ये प्राइवेट कंपनी में एप्लीकेबल है? सेक्शन 101, 107, 109 शैल अप्लाई अनलेस otherwise specified in respective section of the article of the company provide otherwise। अगर बोला कुछ नहीं है तो कर सकते हैं, लेकिन except shall be this exception shall be applicable to private company which is not committed a default, जिसने किसी भी तरह का फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिटर्न फाइलिंग में कोई डिफॉल्ट नहीं किया अंडर सेक्शन 137 ऑफ द एनुअल रिटर्न, अंडर सेक्शन 192 ऑफ द एक्ट, ठीक है। मतलब या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइलिंग में डिफॉल्ट नहीं किया, दैट इज अंडर सेक्शन 137, या रिटर्न एनुअल रिटर्न फाइलिंग में कोई डिफॉल्ट नहीं किया, दैट इज सेक्शन 92 ऑफ द एक्ट विद द रजिस्टर। तो वो लोग अगर डिफॉल्ट करेगा तो उनको इस तरह का जो भी बेनिफिट है नहीं मिलेगा, तो उनको सारा का सारा डिटेल्स मेंटेन करना पड़ सकता है प्राइवेट कंपनीज के केस में, अदरवाइज उनको छूट हो सकता है। फिर आ जाता है सर 110 पोस्टल बैलेट का बात, ठीक है। ये पोस्टल बैलेट का खेल क्या है, ये भी 2 मिनट फटाफट देख लो। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 65, पोस्टल बैलेट का मतलब होता है वोटिंग बाय पोस्ट और थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड, voting by post or through any electronic mode. The provisions relating to passing of resolution by postal ballot are contained in section 110. Read with rule 22 of the company's management rule 2014. क्या कहता है ये पोस्टल बैलेट, ध्यान से सुनिएगा। Notwithstanding anything contained in this act, a company shall in respect of such items of business at the central government may by notification declare to the ट्रांजैक्टेड ओनली बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलेट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि भाई इनका वोट सिर्फ बैलेट के थ्रू से होगा, वो घर घर में पोस्टल बैलेट पहुंच जाएगा, वोट देके फिर से वापस भेजा जाएगा। पोस्टल बैलेट कैसे थप्पा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। पोस्टल बैलेट ये अपने नॉर्मल वोट में भी पोस्टल, आप लोग कभी दिए हो सर पोस्टल बैलेट में वोट? इस तरह का होता है, बाय पोस्ट बैलेट भेजा जाता है और वहां पर आपको अपना वोट दर्ज करना पड़ता है। दिखाई दे रहा है सर? अरे है दादा। तो इस तरह का, ठीक है। तो इन सच मैनर एज मे प्रेस्क्राइब्ड इंस्टेड ऑफ ट्रांजैक्टिंग सच बिजनेस एट अ जनरल मीटिंग, प्रोवाइडेड दैट एनी आइटम ऑफ बिजनेस रिक्वायर्ड टू बी ट्रांजैक्टेड एट बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलेट अंडर क्लॉज ए मे बी ट्रांजैक्टेड एट जनरल मीटिंग बाय ए पोस्टल बैलेट अंडर क्लॉज ए मे बी the facility to members to vote by electronic means under section 8 in manner provided in that section। मतलब अगर पोस्टल बैलेट भी हो सकता है और पोस्टल बैलेट को ई वोटिंग के थ्रू से भी कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि मीटिंग में रिजोल्यूशंस में क्या मतलब मीटिंग में क्या नोटिस में क्या डिसीजन लिया जा रहा है, ठीक है, जो सेक्शन 110 के अंदर बोला गया है, ठीक है। बेसिकली पोस्टल बैलेट यही है कि घर में भेजा जाएगा और उसको वोट देके वापस भेजना पड़ेगा, सिंपल है, ठीक है। वो नोटिस शैल बी सेंड, वो सेम टू सेम तरह का, मतलब जैसे हम लोग इतना इससे पहले पढ़ गए ना, सेम तरह का। आप लोग प्लीज एक बार एडवर्टाइजमेंट देना न्यूज़पेपर में, वही पॉइंट यहाँ पर भी बोला है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड, क्या कॉन्सेप्ट है आपको मैं बताया, एक बार गो थ्रू जरूर करें सर। एक एग्जाम्पल है, थोड़ा देखते हैं चलो। हाउ डज द काउंटिंग हैपन एट द टाइम ऑफ पोस्टल बैलेट? पोस्टल बैलेट का काउंटिंग कैसे होते हैं, ध्यान से सुनिएगा सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो here that a member who is voting by way of postal ballot
has votes in proportion to his shares in the paid up share capital of the company। मतलब कंपनी का जितना कैपिटल का पेड अप शेयर कैपिटल उसके पास है, ठीक है, कॉल्ड अप नहीं, पेड अप शेयर कैपिटल मतलब जितना शेयर उसने पे किया, टोटल कंपनी का अगर 100% शेयर है, अगर उसके प्रोपोर्शनेटली जितना पेड अप शेयर कैपिटल उसने पेमेंट करके रखा, अगर उसके पास मानो 10% शेयर है, कंपनी का टोटल है 100% शेयर, उसके पास 10% शेयर होल्डिंग है, जस्ट से फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पोस्टल बैलेट में वोट देगा, वोट्स इन प्रोपोर्शन टू हिज शेयर्स, वो प्रोपोर्शनेटली वोट दे सकता है इन द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, एंड इन दिस रिगार्ड ही नीड नॉट यूज ऑल हिज वोट्स इन द सेम वे। मतलब आपके पास 10% वोट है ना सर, अगर टोटल कंपनी का 100% वोट है मानो, उसमें 10% शेयर अगर हम होल्ड करते हैं तो मेरे पास 10% वोट है, तो जरूरी नहीं कि मैं 10% वोट सिमिलर वे में यूज करूं, मैं चाहूँ तो 6% एक तरफ, 4% एक तरफ, 5% एक तरफ, 5% दूसरे तरफ, मतलब अगेंस्ट में या फॉर में। समझ रहे हैं सर बात? हेलो, मेरे पास अगर 10% वोटिंग है तो 10% वोट को मैं अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि 6% मैंने फेवर में दे दिया, 4% मैंने अगेंस्ट में दे दिया, या 5% फेवर 5% अगेंस्ट, ऐसे भी कर सकता हूँ। बात कुछ समझ में आ रहा है? बोलो। মানে স্যার যতটা যে কোম্পানি যতটা নিজের যে শেয়ার থাকে তার উপর ডিপেন্ডেবল হবে শেয়ার হোল্ডিং এর উপর। हाँ ऑब्वियसली, मतलब मेरा जितना शेयर होल्डिंग है सब उस कंपनी का टोटल शेयर तो 100% ही होगा, चाहे वो 100% इक्वल्स टू 1 लाख हो, 10 लाख हो, 50 करोड़ हो, 1000 करोड़ हो, क्या फर्क पड़ता है, उसमें मेरा शेयर होल्डिंग परसेंटेज कितना है। अब मेरा शेयर होल्डिंग परसेंटेज के हिसाब से जब मैं पोस्टल बैलेट में वोट दूं तो उसमें मैं अपने परसेंटेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ या प्रोपोर्शनेटली यूज कर सकता हूँ, ठीक है। देयरफॉर 4 टाइप्स ऑफ बैलेट्स में बी रिसीव फ्रॉम द शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर 4 तरह का बैलेट प्रोवाइड कर सकता है कंपनी को। एक बैलेट में जिसमें वो फेवर में बात करेगा, मतलब एसेंट देगा मोशन के एक फॉर्म में, ठीक है, फेवर में करेगा। विच कंटेंट डिसेंट, मतलब वो अगेंस्ट में बात करेगा, वोट देगा। बैलेट वेरिंग द मेंबर हैज वोटेड पार्शियली असेंटिंग पार्शियली डिसेंटिंग, एक ऐसा बैलेट भी होगा जहां पर वो पार्शियली हाँ पार्शियली ना, ठीक है, ऐसा भी बोल सकता है। और यूजिंग नॉट ऑल हिज शेयर्स इन एनी पर्टिकुलर वे, ठीक है, 50-50 60-40 कुछ भी करेगा। और एक करेगा सर इनवैलिड बैलेट्स, जिसका मतलब है एब्सेंस है या मिसमैच ऑफ सिग्नेचर या ओवरराइटिंग एक्सेट्रा के केस में इनवैलिड बैलेट भी होता है। तो बैलेट काउंटिंग के टाइम पे ये 4 तरह का बैलेट को ध्यान में रखा जाता है। बैलेट जिसमें फेवरेबल वोट, बैलेट जिसमें डिसेंट या अगेंस्ट का वोट, बैलेट जिसमें पार्शियल असेंट पार्शियल डिसेंट वाला वोट, ऐसा होता है। और एक होता है इनवैलिड बैलेट्स, जिसको एब्सेंस या मिसमैच या सिग्नेचर और ओवरराइटिंग के लिए देखा जाता है। क्लियर है सर बात? बोलो। है। इस तरह से हम लोग अलग अलग वोट देने के बाद पहुंच जाते हैं सर सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रिजोल्यूशन सेक्शंस में, और ये रिजोल्यूशन सेक्शंस आ जाते हैं सर 111 के अंदर, ठीक है। while the board enjoys the primacy in setting agenda of the meeting, है ना, the members are given a right under 111 to propose resolutions for consideration at the general meeting. The number of members required to make a requisition under subsection 1 of these sections are as required to requisitions of general meeting in subsection 2 of the section 100. Prerequisites of the valid requisitions. The prerequisitions of a valid requisitions क्या होता है? Requisitions must be made in writing and signed. Requisition मतलब request sir. In case of a company having a share capital, such number of members who hold on the date of receipt of the requisitions not less than 1/10 of such paid up share capital of the company as on the date of carries of right of voting. In case of a company not having share capital, in this case only 1/10 of the voting total voting power of the members have been right to vote, ये लिया जाता है। 2 or more copies of said requisitions may contain signature of all the requisitionists, ठीक है, मतलब रिजोल्यूशन पास के टाइम पे ये जरूरी होता है सर। आपको बताता हूँ, ये रिक्विजिशन मतलब रिक्वेस्ट डाल के रिजोल्यूशंस के लिए बोला जाता है, जो सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रिजोल्यूशंस के बारे में बोला जाता है कि उसके लिए वैलिड रिक्वेस्ट डालना पड़ता है। कौन डालता है? शेयर होल्डर डालता है, जिसके लिए वो अलग अलग नोटिस, एक्सेप्शंस फॉर द सर्कुलेशन ऑफ एनी स्टेटमेंट, ऐसे करके बोला जाता है। तो आपको मैं इसका थोड़ा डिटेल्स में पॉइंट को एक बार बता देता हूँ, रुको फटाफट देख लेते हैं, ध्यान से सुनना फिर से बात को। Board enjoys the primacy in setting the agenda of the meeting. The members are given the right under section 111 to propose resolutions for consideration at the general meeting. अब इसके लिए वो request डालते हैं। The prerequisites for valid requisitions, जिसके लिए वो request made in writing and sign करते हैं, कौन? Shareholders वाले।
इन केस अगर कंपनी का 1/10 शेयर होल्ड करते हैं तभी कर सकते हैं, या फिर 1/10 का वोटिंग पावर है तभी कर सकते हैं। 2 or more copies of the shared requisitions में contain signature of all the requisitionist, मतलब अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो अगर कम से कम 2 या 2 से ज्यादा कॉपी सिग्नेचर करना पड़ता है रिक्वेजिशनिस्ट का। It must be deposited at the registered office of the company not less than 6 weeks before the meeting. In case of requisitions requiring notice of resolutions, in case of other resolutions, the same is to be deposited not less than 2 weeks before the meeting. The sum reasonably difficult to meet the company's expense in giving effect to proposing the resolution is deposited or tendered. When the money is tendered, no payment is made, but an unconditional offer is made to pay money. मैं आप लोगों को इसके लिए कोई एग्जाम्पल बताने से आप लोगों को थोड़ा सा सही रहेगा। एक काम करते हैं सर, ये सेक्शन 110 का ना एक एग्जाम्पल लेंगे और मैं आपको एग्जाम्पल के साथ 111 को मैं बाद में बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर दो और पॉइंट था जो 112 और 113 में बोला गया है, इसको एक बार आप लोग फटाफट देख लो। 111 के एग्जाम्पल बताएंगे ना तो आप लोगों को समझने में थोड़ा ईजी रहेगा, अदरवाइज ना सिर्फ प्रोविजन ही मतलब दिमाग में घूमेगा। तो इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको बाद में बताता हूँ। इससे पहले ना एक बार 112 देख लो। 112 एंड 113 ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया हैं, और ये रिक्विजिशनिस्ट का क्या खेल है मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ सर। दो या तो आज या तो नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा, बट एक बार आप ये 112 और 13 एक बार देखो, कि उसका एग्जाम्पल अभी मैंने रेडी नहीं किया इसलिए मैं सोचा कि एक बार 12-13 बता देता हूँ। ध्यान से सुनिएगा सर। 112 और 113 ध्यान दे रहे हो सर? 112-13 पे देखो एक बार। आई अंडरस्टैंड सर, बहुत सारा पॉइंट पढ़ लिए, ऐसा लग सकता है कि सर कई कबार इतना पढ़ना पड़ेगा। अरे सर पढ़ना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, और साथ में थोड़ा बहुत एग्जाम्पल्स भी हो जाए तो और मजा आ जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स इन मीटिंग ऑफ कंपनीज टू व्हिच दे आर मेंबर। सर हमारे देश में ना ऐसे कंपनीज भी होता है, गवर्नमेंट कंपनीज के केस में, जिसका मेंबर होता है हमारे देश का प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर। बात समझ में आ रहा है सर? ऐसा भी कंपनीज या कंपनी होते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, जिसका मेंबर बनता है प्रेसिडेंट या गवर्नर। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर देश का प्रेसिडेंट किसी कंपनी का मेंबर है ऑफिशियली, तो क्या वो हर एक कंपनी के मीटिंग में जा सकता है? क्या लगता है आपको? हाँ सर नहीं। बोलो ना। नहीं ना, पॉसिबल नहीं है सर। प्रेसिडेंट के लिए, गवर्नर के लिए किसी मीटिंग में जाना हमेशा पॉसिबल नहीं होता। देखते हैं, अगर कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे मिल जाता है तो भी बता देता हूँ, नहीं तो बाद में मैं आप लोगों को ढूंढ के बताऊंगा। अभी ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है, बाद में ही बताऊंगा आप लोग। कहने का मतलब है कि क्योंकि प्रेसिडेंट गवर्नर इस तरह से मीटिंग में नहीं जा सकते, तो वो किसको भेजेगा? किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा, है ना, अपने बिहाफ में। आपको बात समझ में आ रहा है ना सर? वो उसके बिहाफ में किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा, कोई एजेंट को भेजेगा, Yes, sir. जिसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव बोलेंगे। तो सेक्शन 112 of the Companies Act 2013 provides that the President of India or the Governor of State, if he is a member of a company, may appoint such person as he thinks fit to act as his representative at any meeting, and such other person shall be entitled to exercise the same rights and powers, including the right to vote, to proxy, मतलब इवन वो भी प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो उनको पावर ऑफ वेटो नहीं दे देगा, वोट भी देगा, प्रॉक्सी भी जरूरत पड़ने से वो एजेंट अलॉट करेगा, पोस्टल बैलेट के थ्रू से भी कर सकता है एज द प्रेसिडेंट, और एज द केस में भी द गवर्नर कुड एक्सरसाइज एज ए मेंबर ऑफ द कंपनी। चाहे वो प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो, उनके बिहाफ में कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव वहां पर जाके जो वोट भी दे सकता है, प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकता है, पोस्टल बैलेट के थ्रू से भी वोट दे सकता है, जो भी फैसिलिटीज हैं वो दे सकता है, जस्ट लाइक अ प्रेसिडेंट के बिहाफ में गया या गवर्नर के बिहाफ में गया। इसके बारे में सेक्शन 112 थोड़ा सा डिटेल्स में आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट है सर जो आज के लिए बहुत ही वाइटल पॉइंट है, 113। सर कई बार ऐसे होते हैं कि एक कंपनी भी किसी और कंपनी का मेंबर होता है, जैसे अभी आपने देखा ना यस बैंक और इसके टसल में, यस बैंक का शेयर होल्डिंग बन गया ना डिश टीवी में, तो आपको ये समझ में तो आ गया कि यस बैंक एक कंपनी है जो एक कॉर्पोरेशन है, जो डिश टीवी जो दूसरा कॉर्पोरेशन का शेयर होल्डर बन गया। हाँ सर,
या फिर जी या एसएल ग्रुप वो भी यस बैंक के थ्रू से डिश टीवी का शेयर होल्डर बन गया। आपको बात समझ में आ रहा है ना सर? एक कंपनी दूसरे कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है, यस और नो? तो अगर एक कंपनी किसी और कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है, नाउ देयर इज ए बिग क्वेश्चन कि क्या कंपनी तो नहीं जा सकते ना वोट देने के लिए या मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो उसे भी किसी और को रिप्रेजेंटेटिव बना के ही भेजना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी कैसे वोट देने जा सकता है? बात समझ में आ रहा है ना? হ্যাঁ স্যার। তাহলে স্যার ওই বিগ বাস্কেটের সাথে যে স্যার টাটা যে শেয়ার হোল্ডার হয়েছে তাহলে সেটাও তো এই ক্ষেত্রেই ঢুকছে একই জিনিস। हाँ ऑब्वियसली, एक कंपनी जब किसी और कंपनी का शेयर होल्डर बनता है, ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेशन मीटिंग ऑफ कंपनीज एंड क्रेडिटर्स, ठीक है, तो ऐसे केसेस में सेक्शन 113 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या बताते हैं? सीक्स टू प्रोवाइड दैट वेयर अ बॉडी कॉर्पोरेट इज ए मेंबर ऑफ ए क्रेडिटर इंक्लूडिंग अ होल्डर ऑफ डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का डिवेंचर होल्डर है, जो कंपनी को लोन दिया है, एंड इज ऑथोरिटीज any person as its representative at any meeting of the company or any class of members of the company or at any meeting of creditors of the company, such representative shall be entitled to exercise the same rights and powers including right to vote by proxy, proxy भी वोट दे सकता है, by postal ballot on behalf of the body corporate on which he represent, कंपनी के बिहाफ में वो पर्टिकुलर बंदा प्रॉक्सी के थ्रू से भी वोट दे सकता है, पोस्टल बैलेट के थ्रू से भी वोट दे सकता है, सारा का सारा पावर उनको मिलता है, मतलब जो कंपनी के बिहाफ में कंपनी के एजेंट बन के वहां पर जाता है सर, ठीक है। तो सेक्शन 113 उनको ये पावर देता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेशन मीटिंग ऑफ कंपनीज एंड क्रेडिटर्स। समझ में आया सर? बात समझ में आया? है दादा। ठीक है सर। अब ये पॉइंट आ जाता है सर रेजोल्यूशन का, ठीक है। ये रेजोल्यूशन 114 से लेके 117 का एरिया कवर करता है। ये रेजोल्यूशन के साथ साथ मैं आपको ये 111 एक साथ बताऊंगा, ठीक है, बिकॉज ये 111 में रेजोल्यूशंस के बेसिस में ही बना हुआ मतलब रिक्विजिशंस है, ठीक है। तो इसीलिए मैं सोचा कि इसी को एक साथ ही बताने में पहले ही सोचा था, पर अभी पढ़ाते पढ़ाते ना मैं भूल गया था कि मैं सोचा कि बता देता हूँ, लेकिन बाद में मुझे पता चला नहीं, इसके लिए तो मुझे रेजोल्यूशन के साथ बताना पड़ेगा। सर्कुलर्स ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशंस, ठीक है, और ये जो रेजोल्यूशंस का जो खेल है 111 से 114 से 17 का, ये दोनों मैं एक साथ आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इतना तो मैं आपको बता ही दिया कि दो तरह का रेजोल्यूशंस होते हैं, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल। ऑर्डिनरी के लिए 50% पॉजिटिव मतलब फेवरेबल होना चाहिए, 75% फेवरेबल होना चाहिए पर स्पेशल। तो ये कब क्या कॉन्सेप्ट के साथ ये 50 और 75 का खेल खेला जाता है, ये आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में बताऊंगा, आज थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो रेजोल्यूशंस के बाद मिनट्स होगा, ठीक है, बहुत ही वाइटल है ये सब चैप्टर, ये डिटेल्स। फिर मीटिंग कंप्लीट करके, मीटिंग के बारे में तो ऐसे ही बहुत सारा चीज़ मैं बोल दिया पहले, बट कुछ क्वेश्चंस वगैरह है, ठीक है, तो क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे। आप चाहो तो ऐसे भी क्वेश्चन नार्चर कर सकते हो सर, काफ़ी सारा क्वेश्चंस नोट्स के अंदर दिया हुआ है, ऑलमोस्ट 14-15 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप लोग गो थ्रू कर सकते हो, आप लोगों के नॉलेज के लिए भी काफ़ी बेहतरीन होगा, ठीक है। तो ये है बेसिकली आज का डिस्कशन। बोलो बोलो सर, बोलो क्या बोलना चाहते हो? हाँ, अभिषेक, नील, रोशनी, समन्विता, महेश, ऋषभ, शुभश्री, क्लियर है ना सर? समझ में आया कि नहीं है आया दादा। क्लास? ठीक है सर। यस सर। ठीक है सर, ठीक है, समझ गया। अब लंबा डिस्कशंस होता है, बाद में ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो ना भूल जाओगे, नहीं तो सेक्शन याद नहीं रख पाओगे, कॉन्सेप्ट भूल जाओगे, प्रोविजन भूल जाओगे। तो प्लीज़ घर में गो थ्रू कीजिएगा और क्वेश्चन आंसर ज़रूर देखिएगा, ताकि कॉन्सेप्ट और बेहतरीन वे में समझ में आए, ठीक है। ठीक है सर, चलो गुड नाइट, फिर बाय। गुड नाइट दादा। ओके टाटा। गुड नाइट सर। टाटा। ओके सर, टाटा। হ্যালো। बॉल